मेरे प्यारे साथियों, सहपाठियों, नमस्कार। महिला क्लासेस पे मैं प्रोफेसर गौरव सोनी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने सिंगल बैच लॉन्च किया है, जिसके तहत हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकरों को पढ़ रहे हैं, जिसमें प्लेटो को हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अरस्तू को और अरस्तू से संबंधित समग्र अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि किस तरह अरस्तू के विचार रहे हैं, क्या-क्या बुक्स अरस्तू ने लिखी, चाहे राज्य को लेकर हो, न्याय को लेकर हो, विधि के शासन को लेकर हो, नागरिक को लेकर हो या नागरिकता को लेकर हो। अरस्तू इन सब के विषय में क्या कहते हैं, क्रांति के विषय में अरस्तू क्या कहते हैं, इसी के साथ-साथ जो बहुत सारे विभिन्न स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने किस तरीके के अपने विचार दिए हैं अरस्तू को लेकर, इन सब का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर अरस्तू को। चलिए शुरू करते हैं अरस्तू को। जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि अरस्तू को जो राजनीति शास्त्र है उसका पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया देखिए, अरस्तु प्लेटो के बाद एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से और सैद्धांतिक रूप में राजनीति का अध्ययन किया। इससे पहले हम प्लेटो को देख चुके, तो प्लेटो की जो बातें थी वो आदर्शवादी थी, जिसमें सिद्धांतों की कमी थी। किंतु जब उन्हीं के शिष्य जो आते हैं अरस्तु, अरस्तु क्या करते हैं, राजनीतिक शास्त्रों का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, कानून के शासन पर जोर देते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से सिद्धांतों का निर्माण करके राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। यही सब कारण है कि जो हमारे अरस्तू है, इन्हें राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे आप जानते हैं अरस्तू का हम सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं। अरस्तू का जन्म कब हुआ था, तो लगभग 384 बीसी 384 बीसी में अरस्तु का जन्म हुआ था। इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। आगे हम अरस्तु को पढ़ने के पहले इनका एक बहुत अच्छा सुंदर थॉट है, उसको थोड़ा सा देखते हैं फिर आगे चलते हैं। एक अरस्तु कहते हैं, इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट दैट वी मस्ट फोकस टू सी लाइट। मतलब जब जीवन का हमारा बहुत अंधकारमय पल चल रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा उजाला की तरह देखने की कोशिश करना चाहिए, ताकि एक हमेशा आशा की किरण हमें दिखाई देती रहे और कम से कम हम आगे की ओर अच्छा देख सके और आगे की ओर बढ़ सके। चलिए जीवन परिचय देखते हैं। अरस्तु का तो देखिए, इनका जन्म जो है, जैसे मैंने बताया, यूनान का एक स्टारकिस नामक जगह है, जो कि यूनान का उपनिवेश था, है ना? एक उपनिवेश था, मतलब ये स्वतंत्र राज्य में उस तरीके से पैदा नहीं हुए। और इनका जो समय काल था, उस समय छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और यूनान बहुत एक तरीके से विकसित होने की ओर बढ़ रहा था। एथेंस उन्हीं का नगर था, एक स्पार्टा नगर इस समय था, जो बहुत विकसित नगर राज्य एक तरीके से थे। यहाँ इवन लोकतंत्र की सरकारें हुआ करती थी। अरस्तु को अपने जीवन में थोड़ा-सा इस बात के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा कि जो देखो, जहाँ इनका जन्म हुआ था वो लोकतंत्र नहीं था, जबकि प्लेटो का जहाँ जन्म हुआ था सुकरात के समय में, वहाँ पर लोकतंत्र था, है ना? तो अरिस्टो का जन्म स्टारगिस नामक जगह पर हुआ हुआ था। ये यूनानी उपनिवेश था, जहाँ पर प्लेटो लगभग 18 वर्ष की आयु तक रहे। इनके जो पिता थे, वो मैसेडोनिया राज्य में, है ना, एक राजकीय चिकित्सक थे, मतलब राजवैद्य थे। तो अरस्तु के साथ क्या हुआ, इनके पिता जो कि राजवैद्य थे, तो जब इनका पालन पोषण हुआ तो महलों में कहीं ना कहीं राजकीय संरक्षण में इनका पालन पोषण हुआ। तो ऐसा बोलते हैं कि इनका जो बचपन था, कहीं ना कहीं उस औषधियों की महक में ये बड़े हुए। यही उन्हें वो माहौल मिला जहाँ इन्होंने नीति शास्त्र या जीव विज्ञान हो, है ना, एथिक्स, जीव विज्ञान, राजनीति, जंतु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र हो, आदि बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया, है ना। इसी अध्ययन का परिणाम क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इनमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। तो इन्होंने हर चीजों को तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से देखना शुरू किया, है ना। इसके बाद क्या हुए, लगभग 30 वर्ष की आयु में जब इन्होंने अपने जीवन के प्रवेश किया, तो इन्होंने इन्होंने जो प्लेटो का विश्वविद्यालय था, जिसको एकेडमी कहते हैं, इन्होंने एकेडमी को ज्वाइन किया, है ना। जो प्लेटो थे, इनकी कुशाग्र बुद्धि और जो वैज्ञानिक तर्क शक्ति अरस्तु में थी, इससे बहुत प्रभावित हुए, है ना। तो प्लेटो अरस्तु को क्या कहा करते थे, प्लेटो अरस्तु को कहते थे एकेडमी, जो उनकी थी एकेडमी का मस्तिष्क कहा करते थे। बहुत बड़ी उपाधि होती है एक तरीके से किसी भी विद्यार्थी के लिए, है ना। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इनका जीवन चलते रहा, इन्होंने लगभग 30 वर्ष तक
एकेडमी में अध्ययन किया है ना, उसके बाद वही जो मैसेडोनिया का राजा थे, उनका जो पुत्र था, है ना, इनका पुत्र था सिकंदर। ये सिकंदर के गुरु बने। इसके बाद इनका जीवन, इन्होंने वैवाहिक जीवन भी पूर्ण किया, मतलब विवाह किया था इन्होंने, बकायदा विवाह, वैवाहिक जीवन इन्होंने अपना पूरा किया। सिकंदर के एक गुरु बने। सिकंदर बहुत उद्दंड और अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जैसे आप जानते हैं। कहीं ना कहीं से शासक वो बनना चाहते थे कि पूरी जो दुनिया है, विश्व फतेह करने की ओर वो बढ़े थे, और कहीं ना कहीं भारत की ओर भी आप वो आए थे। जैसे आप जानते हैं, इस समय हमारे यहाँ मौर्य शासन शुरू हो चुका था, और कौटिल्य को कहीं ना कहीं चिंता थी कि जो सिकंदर आ रहे हैं वो हमारे भारत पर भी कब्जा ना कर ले, तो कहीं ना कहीं की लड़ाई होती है, और कहीं ना कहीं हमारे कौटिल्य सफल हो जाते हैं कि सिकंदर को अपने अभियान में उस तरीके से सफल नहीं होने देते हैं। तो क्या होता है, सिकंदर को वश में करने की बहुत कोशिश करते हैं अरस्तु, पर फिर भी वो वश में कर नहीं पाते हैं। अंततः सिकंदर एथेंस से लेकर बहुत बड़ा साम्राज्य पे विजय प्राप्त करता है। पर क्या होता है, जब सिकंदर की मृत्यु बहुत कम वर्ष की आयु में हो जाती है, तो 32 से 33 वर्ष की आयु, तो उसके बाद में वापस जो लोकतंत्र के बीच, चूंकि एथेंस में विराजमान थे, तो लोकतंत्र आंदोलन की लहरें उठने लगती है। तो क्योंकि सिकंदर जो थे बहुत बड़े राजतंत्र के समर्थक थे, और कहीं न कहीं जो अरस्तू है वो भी राजतंत्र के समर्थन की बात करते हैं। तो इनको फिर प्रताड़ित किया जाने लगा एथेंस में। तो इन्होंने सिकंदर की मृत्यु के बाद एथेंस को छोड़ दिया, और एक वक्तव्य भी जारी किया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा, क्योंकि आपको पता है, ऐसे ही हमारे जो इनके गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। सुकरात को सत्य बोलने के लिए, या लोकतंत्र या स्वतंत्रता, इन सब से संबंधित बातें करने के लिए, या तर्क के लिए, या दर्शन में जो बोलते थे सत्य, उसके लिए जहर का प्याला पिलाने के लिए उस समय के परंपरावादी या जो राजकीय लोग थे, उन्होंने विवश किया था। तो वापस कहीं ना कहीं अब ऐसा समय आया है सिकंदर की मृत्यु के बाद, कि वापस लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू होने लगे, और सिकंदर और अरस्तू का विरोध किया जाने लगा। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कि इनके फिर से कहीं न कहीं ऐसी नौबत ना आ गई थी कि इनको प्रताड़ित किया जाता या विवश किया जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं फिर से उस तरीका का जहर का प्याला आदि नहीं पीऊँगा, और इसीलिए मैं खुद यहाँ से छोड़कर आगे चला जाता हूँ, ताकि दर्शन सुरक्षित रह सके, है ना? इसके बाद में अरस्तू की कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। देखो, ये सभी विषय के जानकार थे, तो इन्हें क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ नो देम नो। इन्हें कहा जाता है मास्टर ऑफ देम नो, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया था। राजनीति के अलावा शायद ये जंतु विज्ञान या वनस्पति शास्त्र के भी पिता कहे जाते हैं ना। इन्हें तुलनात्मक राजनीति का पिता कहा जाता है। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का पिता क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उस समय जब ये एथेंस से बाहर आए थे, क्योंकि मैंने बताया था इन्होंने बहुत तार्किक अध्ययन किया, और एक मध्यम मार्ग हमेशा जीवन को लेके चले, या तो बहुत ज्यादा ये आदर्शवादी भी नहीं हुए, या बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक या व्यवहारिक भी नहीं हुए। बीच का रास्ता हमेशा लेकर चलते हैं, जो इनके दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता है। वही जो कारण है जो कि अरस्तु को कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्र का पिता बनाता है। इन्होंने लगभग 158 देशों का अध्ययन किया, वहाँ के संविधान का अध्ययन किया, इसलिए इन्हें तुलनात्मक राजनीति का पिता कहा जाता है ना। इसी के साथ अरस्तु जो है, इनको रूल ऑफ लॉ मतलब संविधानवाद का भी पिता कहा जाता है, क्योंकि अपने पूरे दर्शन में, या पूरे जो राजनीतिक सिद्धांत है या जो राज्य की अरस्तु बात करते हैं, उसमें अरस्तु नियम और कानूनों के शासन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि कानून जो होना चाहिए, नियम शासन कानून के तहत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजा जो है वो कानून के ऊपर नहीं है ना, इस पर बहुत जोर देते हैं अरस्तु। इसके साथ साथ नागरिक समाज की बात करते हैं, उसमें भागीदारी को महत्व देते हैं। जैसे प्लेटो बोलते हैं, जो राज्य है वो व्यक्ति का ही बृहद रूप है। तो राज्य को अरस्तु क्या बोलते हैं, राज्य समुदाय का समुदाय है। बहुत सारे समुदाय का समुदाय राज्य है। तो कहीं ना कहीं जो आज के समय में हमारे बीच में जो प्रचलित है नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की जो धारणा हम देखते हैं, तो उसके जो सूत्रपात जो करते हैं, या जो उसके बीज हमें दिखाई पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें किसके विचार में दिखाई देते हैं, अरस्तु के विचार में। अरस्तु को भ्रमणशील दार्शनिक का विद्यालय कहा जाता है। जो इनकी एकेडमी थी, जिनका नाम उन्होंने दिया था लीसियम, है। यहाँ प्राणी शास्त्र और हिस्ट्री का मुख्यतः अध्ययन कराया जाता था। लीसियम को अरस्तु क्या कहते हैं, मतलब लीसियम में वो घूमते हुए पढ़ाते थे उद्यानों में, इसलिए लीसियम को
भ्रमणशील दार्शनिक का विश्वविद्यालय कहा जाता है। इन्हें साथ साथ जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। और अरस्तु ने जो है, अरस्तु ने राजनीति को मास्टर साइंस का क्या कहा है? अरस्तु ने राजनीति को मास्टर साइंस कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं राज्य के अध्ययन पर बहुत जोर दिया जाता है, और ये सभी विषयों में राजनीति को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि राजनीति का प्रभाव जीवन के सारे विषय पे पड़ता है। जो केंद्र होता है वो अरस्तु कहीं ना कहीं राजनीति को मानते हैं, इसलिए उन्होंने राजनीति को मास्टर साइंस कहा है। मैक्सी हमारे एक स्कॉलर हुए हैं। वो क्या कहते हैं, अरस्तु पे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि अरस्तु जो है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। कारण क्या है राजनीतिक वैज्ञानिक इनके कहने का? क्योंकि उन्हें संविधान और न्याय जैसी जो चीजें हैं, राज्य है, इन सब का वर्गीकरण बहुत व्यवस्थित किया है और राजनीति को दर्शन शास्त्र से पृथक किया। तो ऐसा समझ लीजिए, जो मैक्सी जो स्कॉलर है वो ये कह रहे हैं कि जो अरस्तु है, प्लेटो, जो अरस्तु है वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहने का क्या मतलब है? क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ राजनीति का अध्ययन शुरू किया है ना। उसमें जो रीति रिवाज परंपरा या जो धर्म से संबंधित या दर्शन से संबंधित चीजें थी उनको अलग किया, राज्य और राज्य के कार्यों और कर्तव्यों को अलग किया है, संविधानों का बहुत व्यवस्थित अध्ययन किया, न्याय और विधि और कानून के शासन को बहुत महत्व दिया। इसलिए मैक्सी आखिरकार कहते हैं कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है अरस्तु। जो अरस्तु है वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है ना। इसी के साथ साथ अरस्तु को अगला जो बिंदु है उसमें हम देखते हैं कि रूढ़िवाद और परंपरा का भी पिता कहा जाता है। देखिए अरस्तु जो है वो रूढ़िवाद और परंपरावाद के भी समर्थक है, वहीं वो वैज्ञानिक अध्ययन पर भी जोर देते हैं। आप देखेंगे अरस्तु कहीं ना कहीं पीठ के लगते हैं, कभी इधर थोड़ा सा झुकाव दिखता है तो साथ साथ दूसरे पक्ष में भी उनका झुकाव दिखता है। जैसे वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये रूढ़िवाद और विषमता का भी समर्थन करते हैं। रूढ़िवाद और विषमता से क्या अर्थ है? मतलब अरस्तु जो है असमानता को प्राकृतिक मानते हैं। इनका कहना है कि जैसे प्रकृति ने जब स्त्री पुरुषों को समान नहीं बनाया, मालिक बनाया है, यूनान के लोगों को बहुत शिक्षित और उच्च सभ्यता वाला बनाया है। तो देखो मालिक ताकि अच्छे से काम कर सके, इनके जीवन में आसानी हो, इसलिए दास भी होने चाहिए। क्योंकि प्रकृति में जब कोई समान नहीं होता तो सामान्य जीवन में हम क्यों समानता की बात करें, है ना? तो ये विषमता की बात करते हैं। और महिलाओं को लेकर काफी नकारात्मक भाव अरस्तु के होते हैं। ये कहते हैं कि जो पुरुष समाज है, पुरुष समाज का जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है और महिलाएं जो है उनके जन्म ही आदेशों का पालन करने के लिए हुआ है। इस तरह की विषमताओं और जो रूढ़ी है, रूढ़ी को ये कई वर्षों का विवेक कहते हैं, इसलिए विषमताओं का भी समर्थन करते हुए दिखते हैं। उन्होंने जो यूनानी सामाजिक व्यवस्था है ना, उसका कहीं ना कहीं समर्थन किया है। यूनानी सामाजिक व्यवस्था का ये समर्थन करते हैं, इसी वजह से रूढ़िवाद के पिता है। स्त्री पुरुषों में जो है ये समानता संभव नहीं कहते हैं, और ये दास प्रथा का समर्थन करते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से उपयोगी है, इसलिए दासों को सही मानते हैं। तो यहाँ विषमतावादी दिखाई देते हैं। अगला देते हैं परंपरा परंपरा और प्रथाओं का भी अरस्तु जो है समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि जो विषमता है वो स्वाभाविक है, क्योंकि विषमता प्रकृति में व्याप्त है। पर जो परंपराएं होती है वो हजारों वर्षों का विवेक होती है। मतलब कहने का ये है कि कैसे हम परंपराओं को नकार दें। परंपराएं भी जो हमारे हजारों वर्षों का विवेक जो लगातार एक निरंतरता के साथ बन रहा है उसका विवेक है। तो कहीं ना कहीं परंपरा और प्रथाएं भी गलत नहीं है, ये उनका भी समर्थन करते हैं। इन्होंने समानता के दो रूप बताए हैं अरस्तु ने। एक तो कहते हैं निरपेक्ष समानता और दूसरी समानता है अनुपातिक समानता। तो निरपेक्ष समानता क्या होती है? निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, मतलब कि जो भी सभी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक तो ये एकदम एब्सोल्यूट समानता की बात करते हैं, वहीं दूसरी है अनुपातिक। अनुपातिक अनुपातिक समानता का मतलब ये होता है कि समाज में जो व्यक्ति के पास जितनी क्षमता है, तो जितना समाज में योगदान करते हैं उनको उतनी सुविधाएं और उतना धन प्राप्त होनी चाहिए। तो ये कौन सी होगी? अनुपातिक समानता। निरपेक्ष जो समानता है इसको अंक गणित ही कहते हैं। जैसे गणित जो होता है ना, इसमें सभी अंक की समान वैल्यू होती है, जबकि ज्यामिति में नहीं होते। तो अलग अलग दो तरीके के नाम प्लेटो समानता को लेकर देते हैं। आगे की ओर चलते हैं। अब इसके बाद में हम जो बहुत सारी महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो कि वस्तु के द्वारा लिखी गई है, इन बुक को देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बुक जो है प्लेटो की, सॉरी, जो महत्वपूर्ण बुक है अरस्तु की, उसका नाम है द पॉलिटिक्स।
मुख्यतः पॉलिटिक्स बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सब पूछा जाता है एग्जाम में। जो पॉलिटिक्स है वो किस पर लिखी गई बुक है? वो नगर राज्य पर लिखी गई है कि नगर राज्य कैसे राज्य होना चाहिए, कहाँ स्थित होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए और शासन कैसे नियम और कानून के आधार पर चलनी चाहिए, इन सब का अध्ययन इसमें किया है प्रस्तुत। दूसरी बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहीं ना कहीं तुलनात्मक राजनीति पर उन्होंने अध्ययन किया है 158 देशों का, उसके बारे में इसमें प्रस्तुत ने वर्णन किया है द कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। अगली बुक है इनकी निको निकोमेचस एथिक्स, है ना। इसमें दुनिया का विश्लेषण किया है कि जो दुनिया है किस तरीके से चलती है और किस तरीके से हम चलना चाहिए। उसके बाद में इसी बुक में आगे डिस्क्राइब करते हैं कि अरस्तु की प्रत्येक वस्तु का एक टेल्स या एक साध्य होता है, कि जो भी जितनी भी वस्तु होती है दुनिया में, सभी वस्तु का कहीं ना कहीं एक साध्य। मानव, जैसे मानव का साध्य क्या है? मानव का साध्य है यूडेमुनिया। यूडेमुनिया मतलब मानव का यूडेमुनिया का मतलब होता है खुश होना बिना किसी कारण से। तो मानव का क्या उद्देश्य है? यूडेमुनिया है, खुश होना है। उसी तरीके से दुनिया में जितनी भी तरह की चीजें होती है, सभी चीजों का कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है। निकोमाचस एथिक्स में इसी की बात करते हैं अरस्तु। जैसे सद्गुण होता है और खुशी, अ, खुशी किस लिए होती है? तो खुशी का कारण होता है सद्गुण है। और सद्गुण को उन्होंने दो तरीके के बताया, दो तरीके के सद्गुण होते हैं। पहला होता है सोफिया, यानी बौद्धिक तरीके के सद्गुण होता है। दूसरा होता है फ्रोनेसिस, जिसको कहते हैं जो व्यवहार में हम लाते हैं, वो सद्गुण या ज्ञान होता है। दूसरा होता है सोफिया। सोफिया जो बौद्धिक या जो बौद्धिक स्तर का सद्गुण होता है, जो जीवन में बुद्धि के स्तर पर हमारी मदद करता है ना। इसको उन्होंने क्या कहा है? बौद्धिक तरीके का सद्गुण का है। उसके बाद में जो अरस्तू की किताबें हैं, इनको कहीं ना कहीं जो बार्कर है, बार्कर ने तीन महत्वपूर्ण खंडों में बांटा है। तो कौन से वो तीन महत्वपूर्ण खंड है जिसमें बार्कर जो हमारे स्कॉलर है, वो प्लेटो की बुक को बांटते हैं? किसको? पॉलिटिक्स को। ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था कि वंश प्रथा को लेकर जो अपने विचार है वो अ, अरस्तु ने अपनी बुक के किस अध्याय में दिया है। तो बार्कर जो पॉलिटिक्स है उसको तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग या तीन खंड आप कह सकते हैं, अ ब स है। इन तीन खंडों में बांटते हैं और इन तीन खंडों में लगभग अध्याय, अलग अलग अध्याय को उन्होंने बांटा। तो देखिए पहला खंड जो है, पहले खंड के पहले अध्याय में पॉलिटिक्स के अरस्तु किसकी बात करते थे कि राज्य की क्या प्रकृति होनी चाहिए, मतलब राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। दूसरे अध्याय में मतलब इसी में आगे बात करते हैं पहले अध्याय में कि राज्य का उद्गम कैसे हुआ है ना। और दास प्रथा, इनका वर्णन अरस्तु करते हैं अपनी बुक पॉलिटिक्स के पहले अध्याय में, ठीक है। दूसरे अध्याय में बात करते हैं राज्य का, बहुत तरह के राज्यों को बताया है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम राज्य का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा अध्याय है पॉलिटिक्स का, इसमें राज्यों को इन्होंने वर्गीकरण किया है, न्याय क्या होनी चाहिए और नागरिकता कैसी होनी चाहिए। कौन कौन लोग हैं जो राज्य के नागरिक होंगे और कौन लोग नहीं हो, राज्य का नागरिक नहीं हो। राज्य में निवास करने की क्या शर्तें होगी, नागरिकता कैसे मिलेगी, इन सब का वर्णन तीसरे अध्याय में। इनको हम आगे बहुत अच्छे से जब समझेंगे, नागरिकता, न्याय और राज्य को, जब इनका वर्गीकरण या पर्टिकुलर इन चीजों पे हम अरस्तु के विचार को समझेंगे, है ना। अगला जो देखिए ब खंड है, जिसको पारकर ने बांटा। ब खंड में आते हैं तीन अध्याय, जिसमें अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 शामिल होता है, ठीक है। तो अध्याय 4 जो है, अध्याय 4 में अरस्तु वास्तविक शासन की बात करते हैं कि वास्तविक शासन कैसा होना चाहिए, ठीक है। अध्याय 5 में एक क्रांति की बात करते हैं कि किस तरीके से क्रांति के माध्यम से परिवर्तन आता है और क्रांति को ये बहुत जरूरी मानते हैं अरस्तु। अगला अध्याय 6 में लोकतंत्र की स्थिरता पे बात करते हैं। फिर अंतिम जो खंड है, खंड सा या खंड सी, इसमें अध्याय 7 और 8 एक साथ, दोनों अध्याय में आदर्श राज्य की बात करते हैं। तो ये थी अरस्तु की जो बुक है, उनका किस तरीके से वर्गीकरण किया है ना, और एक एक वर्गीकरण को हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। आदर्श राज्य जो है पॉलिटिक्स, इसमें सार्वजनिक नीति निर्णय है, इसका अधिकार समुदाय को देते हैं। किस तरीके से उन अधिकारों का समुदाय क्रियान्वयन करेगा, इन्हीं विशेषताओं और सब चीजों को पॉलिटी में समझने की कोशिश करते हैं हमारे अरस्तु, और पॉलिटी में उनकी बात करते हैं। तो ये बुक की बात की हमने, पॉलिटी उसका थोड़ा सा अध्ययन और विश्लेषण हमने देखा है। अब आगे समझते हैं अगले बिंदु को, है ना। ये हमने अरस्तु की बहुत सारी किताबों को देखा और किताबों का मुख्यतः जो मुख्य बातें किताबों में कही गई है, उनको भी हमने समझने
अध्ययन करने की कोशिश की, है ना? इस बिंदु में हम अध्ययन करते हैं कि जो उनकी किताबें हैं और इसमें जो पॉलिटिक्स है और उस पॉलिटिक्स जो बुक है, इसमें किस तरह की बातें, सिद्धांत या आदर्श राज अरस्तू ने दिया है, उस पे विभिन्न स्कॉलरों ने क्या कहा है, क्या कमेंट किए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न एग्जामों में इन कमेंट को पूछा जाता है ना। तो कुछ विचारों को देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अरस्तू की पॉलिटिक्स किताब पर कुछ स्कॉलर्स ने दिए हैं। जैसे देखिए, वो आदर्श राज बताया गया है पॉलिटी में, समझिए इसको कि आदर्श राज्य पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स जो आदर्श राज अरस्तू ने दिया है उसमें जो पॉलिटिक्स बुक है उसमें शासन कैसे होगा, तो देखिए इसमें सार्वजनिक नीति निर्माण का जो अधिकार होगा पॉलिटिक्स में, आदर्श राज्य में अरस्तू के नीति निर्माण का अधिकार किसको होगा, वो होगा समुदाय को, है। नीति निर्माण का अधिकार समुदाय को होगा। एवं जो नीति निर्माण या कानून जो बनाए जाएंगे उनका क्रियान्वयन कौन करेगा, तो वो विशेषज्ञ करेंगे, है ना? मतलब उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, विशेषज्ञ करेंगे, जैसे हमारे यहाँ अभी नौकरशाही करती है। उन कानूनों का कार्यान्वयन में जो कुलीन तंत्र है, मतलब कि उस समय का जो राजशाही होगी, है ना, कुलीन तंत्र मतलब निश्चित शासन की बात की है अपने बुक आदर्श पॉलिटिक्स में, तो मिश्रित शासन होगा जो कहीं ना कहीं कुलीन तंत्र है, लोकतंत्र का एक निश्चित रूप होगा, है। वो शासन में मतलब उसके पॉलिटी के कार्यान्वयन में मिश्रित शासन या जो कुलीन तंत्र होगा वो मदद करेगा, है। तो ये अरस्तू कहते हैं, अपनी बुक पर कमेंट करते हैं अरस्तू, ठीक। इसके बाद में जेलर एक स्कॉलर हुए। जेलर क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है प्राचीन विरासत में प्राप्त एक मूल्यवान निधि है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में होने वाला महत्तम योगदान है, मतलब बहुत बड़ी बात जेलर ने यहाँ पर कही है, बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है कि सीधा का सीधा पूछा जाता है कि किस विचारक ने या किस स्कॉलर ने निम्न बात अरस्तू के संबंध में कही है। तो जेलर जो है, जेलर ने क्या कहा कि जो पॉलिटिक्स है प्राचीन विरासत में प्राप्त एक ऐसी मूल्यवान निधि है ना, और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में होने वाला महत्वपूर्ण को योगदान हो सकता है। ये पूरे पूरे मानव विरासत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है। यही कारण है कि हम अरस्तू को राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कही है जेलर ने। अगले हमारे स्कॉलर हुए बार्कर। बार्कर क्या कहते हैं कि जो द पॉलिटिक्स है कोई विशेष या नया नहीं है, है ना? जैसे मैग्ना कार्टा का उद्देश्य नया लिखना नहीं था, बल्कि पिछली घटनाओं का वर्गीकरण। पार्कर ने कि जैसे पॉलिटिक्स जो विशेष है, मतलब कोई नई खोज या नई चीज दुनिया को नहीं दे दी वस्तु ने। इन्होंने क्या किया, जो पहले से परंपराएं, प्रथा और चीजें या नियम कानून चले आ रहे थे उनको इन्होंने अध्ययन किया 158 देशों के संविधान का, और एक व्यवस्थित करके हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दी है। तो यही इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगले स्कॉलर है सेबाइन। सेबाइन क्या कहते हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की किताब को लेकर कि जो पॉलिटिक्स है, सेबाइन कहते हैं कि अरस्तु ने जन हिस्सेदारी स्वीकार की तथा संवैधानिक शासन को रियायत नहीं बल्कि आदर्श राज्य का एक गुण माना। सेबाइन के कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो अभी तक जो प्लेटो के समय शासन चला आ रहा था उसमें क्या किया अरस्तु ने, थोड़ा सा परिवर्तन किया, क्योंकि प्लेटो एकदम दार्शनिक शासन की बात करते हैं जिसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। अरस्तु आते हैं तो अरस्तु क्या करते हैं, उन लोगों मतलब नागरिक को स्वीकार करते हैं कि राज्य का नागरिक वही व्यक्ति होगा जो जन कार्य में भाग लेगा। तो कहीं ना कहीं राज्य में जो अरस्तु है वो जन सहभागिता को बढ़ाते हैं, है ना? और सामूहिक शासन को, जो संवैधानिक शासन को किसी तरह की रियायत नहीं मानते, मतलब कि जन भागीदारी को बढ़ाते हैं अरस्तु, और संवैधानिक शासन या विधि या नियमों के शासन पर बहुत जोर देते हैं और उसको राज्य का एक महत्वपूर्ण गुण मानते हैं। इसी को सेबाइन इस अपनी भाषा में कह रहे हैं। उसका अर्थ ये है कि उन्होंने जन सहभागिता को स्वीकार किया और विधि कानून के शासन को महत्व दिया। अगले है सेबाइन, वापस कमेंट करते हैं। सेबाइन की एक बुक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इन्होंने 1937 में लिखी। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें इन्होंने प्रस्तुत आदर्श राज्य पर पुस्तक बुक लिखी और बुक में कमेंट करते हैं। सेबाइन क्या कहते हैं कि अरस्तु आदर्श राज्य पर पुस्तक नहीं लिखता बल्कि राज्य के आदर्श पर पुस्तक लिखता है। मतलब राज्य के क्या आदर्श होना चाहिए इस पर प्लेटो ने अरस्तु ने बुक लिखी है, ना कि आदर्श राज्य क्या होना चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बुक माना जाता है पॉलिटिक्स को राजनीति शास्त्र में, है ना? इसके बाद एक और स्कॉलर हमारे हैं फोस्टर जी, है ना? फोस्टर जी क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है या मर्मज्ञ होते हैं, मतलब जो स्टेट्समैन होते हैं, राजदूत होते हैं, राजमर्मज्ञों हेतु एक मार्गदर्शिका है। इसमें यूनानी राजनीतिक अनुभवों की बुद्धिमत्ता जानकर भरी हो।
जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स इतनी महत्वपूर्ण बुक है कि कहीं ना कहीं जो राजमर्मज्ञ होते हैं या जो शासन या राज्य को चलाने वाले राजनयिक होते हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन की तरह काम करती है ना। जो पॉलिटिक्स है इसमें यूनानी जो राजनीतिक अनुभव रहे हैं ऐसा लगता है कि जब बुद्धिमत्ता है बुद्धि से उन अनुभवों को छानकर इसमें भर दिया गया। कितनी प्यारी बात की है फोस्टर जी ने, बहुत अच्छा कमेंट है। ये किसने किया है? फोस्टर ने किया है ना। इसके बाद में पॉलिटिक्स में जो हमारे अरस्तु उदार यथास्थितिवाद का समर्थन करते हैं, मतलब जो चीजें चली है थोड़ा सा उदार होना चाहिए, सब कुछ राजनीतिक शासक पर ना छोड़ दिया जाए, जनता की कहीं ना कहीं भागीदारी बढ़ाई जाए राजनीति में, ताकि जन भागीदारी से एक अच्छे राज्य का निर्माण हो सके, इसकी बात करते हैं अरस्तु। परिवार, देखो प्लेटो परिवार और संपत्ति की बिल्कुल बात नहीं करते, पर अरस्तु थोड़े से लिबरल उदार होते हैं, ये कहीं ना कहीं संपत्ति की बनाए रखते हैं, परिवार को बनाए रखते हैं, शादीशुदा थे चूंकि इसलिए परिवार को भी महत्व देते हैं, मध्यम मार्ग की बात करते हैं और सुधारों पर बल देते हैं। ये बहुत खुले थोड़े से विचार को लेकर आते हैं अरस्तु। केनी ने जो है, केनी एक और स्कॉलर हुए हैं, इन्होंने इसको पॉलिटिक्स को पिछड़ी हुई बेमेल रचना कहा है। इसी पिछड़ी हुई रचना कहा है, केनी ने थोड़ा नेगेटिव कमेंट किया है इन स्कॉलर ने। इसी के साथ एक और हमारे स्कॉलर है मैकिल वेन, इन्होंने क्या कहा है कि पॉलिटिक्स है ना, जो पॉलिटिक्स है राजनीतिक दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो मैकल वेन है, इन्होंने पॉलिटिक्स को राजनीतिक दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण कृति कहा है। एक और विचारक जो हुए भारतीय हमारे स्कॉलर हुए हैं, इनका नाम है भोलानाथ शर्मा जी, इन्होंने पॉलिटिक्स का हिंदी अनुवाद किया है, ये ध्यान रखिएगा। भोलाराम शर्मा जी है, इन्होंने पॉलिटिक्स का हिंदी अनुवाद किया है, पॉलिटिक्स का हिंदी अनुवाद किया है। तो ना हमने बहुत महत्वपूर्ण स्कॉलर के जो महत्वपूर्ण कमेंट है उनको देखा, किसके बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में। छोटा सा एक बिंदु हम यहाँ आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु में क्या अंतर थे। तो मैंने बताया सुकरात का शिष्य कौन हुआ, सुकरात का शिष्य हुआ प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। कहीं ना कहीं अरस्तु तो जो थे प्लेटो का कहीं ना कहीं विरोध करते थे, जो सबसे बड़े विरोधी थे प्लेटो के वो प्रस्तुत है, कहीं न कहीं इनमें बनती नहीं थी, फिर भी जो ध्यान प्लेटो के पास था, जो दर्शन के वो बहुत महान व्यक्ति थे, कहीं न कहीं इस वजह से दोनों में कुछ समानता थी, और अरस्तु बकायदा उन्हीं की बातों को कहीं न कहीं कहता था, पर विरोध के साथ और उनमें कहीं न कहीं सुधार करके, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अरस्तु कहीं न कहीं मध्यम मार्ग लेकर चलते हैं, यही उसका कारण है कि 2 तरह के विचार उनमें दिखते हैं, वो अपने गुरु का विरोध करते थे, पर कहीं न कहीं उनकी बातों को लेकर चलते हैं, तो इनमें की तुलना के द्वारा ही हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उनके सिद्धांत को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम तुलना देखते हैं प्लेटो और अरस्तु में। तो देखो विल डूरा करके हमारे एक थिंकर हुए हैं, विल डूरा, इन्होंने कहा है जैसे देखो हम दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो एक कमेंट करते हैं बहुत प्यारा स्कॉलर, कहते हैं जैसे ब्रूट्स जो है, ब्रूट्स सीजर को कम प्यार नहीं करता परंतु रोम को अधिक प्यार करता है, वैसे ही अरस्तु प्यारे है किसको, अरस्तु प्लेटो को प्यारे हैं, किंतु दर्शन उससे भी प्यारा है। जैसे कि एक शासक हुए थे ब्रूट्स, है ना, वो सीजर को बहुत प्यार करते थे, इनकी बहुत प्रसिद्ध स्टोरी आपने सुनी होगी। वैसे ही रोम को भी प्यार करते, मतलब सीजर को तो बहुत प्यार करते थे किंतु रोम को बहुत अधिक प्यार करते थे, है ना ब्रूट्स। पर क्या हुआ, वैसे अरस्तु जो है वो प्लेटो को तो प्यार करते, प्लेटो से ज्यादा वो दर्शन को महत्व देते, इसलिए इन दोनों के विचारों में कहीं ना कहीं जो कसाकसी दिखाई देती है, इसी कारण से दिखाई देती है। अरस्तु का जो राज्य का वर्गीकरण है, कहीं ना कहीं अरस्तु ने जो भी अपना सिद्धांत दिया पॉलिटिक्स में राज्य का वर्गीकरण किया, ये कहीं ना कहीं प्लेटो बहुत पहले कर चुके थे अपनी जो बुक थी आखिरी स्टेट्स में, है ना। तो उसी को कहीं ना कहीं अरस्तु ने थोड़े अपने तरीके से वर्णित कर दिया, है ना। उसके बाद जो विधि के शासन की बात की, तो ऐसा नहीं कि अरस्तु ने अपने तरीके से विचार दिया, इसके बाद प्लेटो पहले ही कर चुके थे अपनी बुक द लॉज, हमने पढ़ी थी द लॉज में। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं किसमें, विधि के शासन की बात जो करते हैं अरस्तु, वो इनने किससे लिया है, उन्हें प्लेटो से ही लिया है। और अरस्तु कानून के, दोनों में एक और अंतर क्या, अरस्तु जो है कानून के शासन की बात करते हैं, जबकि जो हमारे प्लेटो है, प्लेटो किसकी बात करते हैं, प्लेटो बात करते हैं नियम कानून के शासन की बात नहीं करते, बल्कि जो आदर्श शासक है, जो शासक के जो विचार होंगे, जो शासक जो बोल देगा वही नियम कानून होंगे, है ना, दार्शनिक शासक के नियम कानून को महत्व देते हैं प्लेटो, जबकि अरस्तु कहते नहीं भैया, विधि कानून कानून का शासक तो शासन होगा, जबकि राजा और नागरिक दोनों पे समान रूप से लागू होंगे विधि और कानून। देखो
बहुत महत्वपूर्ण बदलाव राजनीति विज्ञान में लाया है अरस्तू ने, है ना? इसके बाद में जो हमारे प्लेटो है वो कहीं न कहीं आदर्शवाद को बहुत बल देते थे, जबकि जो अरस्तू है वो यथार्थवाद और आगमनात्मक पद्धति पर बल देते हैं, और जो प्लेटो थे निगमनात्मक और आदर्श राज्य की बात करते हैं। प्लेटो किस पर बल देते हैं? प्लेटो आदर्शवाद, है ना? और इनकी जो अध्ययन पद्धति निगमनात्मक निगमनात्मक पद्धति की बात करते हैं। ये थोड़ा सा एक अंतर है दोनों में। ये कौन कहता है? ये कहते हैं अरस्तु। स्कॉलर हुए टेलर। टेलर क्या कहते हैं? अरस्तु जो है हर जगह प्लेटोवादी, इसी कारण वह मनुष्य मात्र के मस्तिष्क पर अपनी पकड़ बनाए हुए। तो टेलर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो अरस्तु है वो पूरी तरीके से प्लेटोवादी नजर आते हैं। उनके सारे विचार कहीं ना कहीं घुमाकर प्लेटो के विचार है, और जो प्लेटो के विचार है वो सारे किसके विचार है? सुकरात के विचार है। तो प्लेटो हर जगह जो है, मतलब अरस्तु हर जगह प्लेटोवादी है। यही कारण है कि वो जो मानव मस्तिष्क पर इतने छाए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो थिंकर हुए हैं राजनीतिक, उसका कारण कहीं ना कहीं प्लेटोवादी होना है उनका, है। मैक्सी जो स्कॉलर है वो भी एक महत्वपूर्ण कमेंट करते हैं, एक छोटा सा। वो कहते हैं कि प्लेटो जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अति मानव की खोज में आदर्श राज्य की सृष्टि करना चाहते हैं ना, एक आदर्श राज्य की सृष्टि करना चाहते हैं अति मानव की खोज के साथ। अरस्तु क्या है? अरस्तु एक सुपर विज्ञान की खोज में है, जो कि एक अच्छा राज्य बना सके उसकी खोज करना चाहते हैं। इनको समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहे हैं मैक्सी की, प्लेटो अति मानव की खोज में, अति मानव के एक ऐसे दार्शनिक शासक हम लेकर आए ना, जो बिल्कुल हर तरीके से पूर्ण हो, विवेक उसमें इतना हो कि कोई गलती नहीं करना करेगा, और जो विधि वो बनाएगा वो पूरे राज्य पे लागू होगी, भैया उसमें कोई गलती नहीं होगी। अरस्तु कहते हैं भैया नहीं, ऐसा नहीं। आराम से इनकी जो अ, विवेक है दार्शनिक राजा का, उसमें गलती हो सकती है, तो किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा, विधि का शासन होगा, है ना? और विधि के शासन के साथ में क्या करेंगे हम? विधि के शासन में जो विधि का शासन होगा वो अच्छे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। हम विधि के शासन पर बल देते हैं और एक कहीं ना कहीं अच्छे राज्य की ओर बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे, ये कहते हैं प्रश्न, है ना? विल डूरा जो थिंकर है जिनकी हमने पहले बात की, वही एक और बहुत महत्वपूर्ण कमेंट करते हैं इसके ऊपर, अरस्तु के ऊपर। वो देखिए क्या कहते हैं आगे, कि जो दर्शन के प्रति झुकाव से, क्योंकि अरस्तु का भी दर्शन के प्रति झुकाव था, दर्शन के प्रति झुकाव से अरस्तु के मन में अपने आध्यात्मिक पिता के विरुद्ध विरोधाभास जागृत हो गया। यह संकेत था कि प्लेटो के साथ विवेक दर्शन का अवसान नहीं होगा। प्लेटो ने अपने शिष्य के विषय में कहा कि वह गधे के उस बच्चे की तरह है जो अपनी माँ का दूध चूस लेने के उपरांत उसे लात मार देता है। बहुत गहरी बात यहाँ पे कही है विल डूरा ने, इसको फिर से समझते हैं। मतलब ये मानते हैं कि दर्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्लेटो ने अपना दर्शन लिया था अपने गुरु सुकरात से लिया था, जब वो ज्ञानी हुए तो उनके सबसे प्रिय शिष्य कौन हुए? अरस्तु। तो प्लेटो इस बात के प्रति आश्वस्त थे कि, है ना, कि चूंकि अरस्तु उनके बहुत बड़े विरोधी थे, है ना, पर फिर भी एक बात तो थी कि वो दर्शन के प्रति जो उनकी रुचि थी, तो उनके दर्शन के प्रति रुचि और तर्कवादी होने के कारण दर्शन पे यहाँ खत्म नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि प्लेटो मेरा एक ऐसा अरस्तु में प्लेटो कहते हैं कि अरस्तु मेरा एक ऐसा शिष्य है जो उस बच्चे की तरह हो गया है, जो अपने माँ का दूध चूस लेता है, दूध पी लेता है, उसके बाद उसे लात मार देता है। तो जैसे ही अरस्तु ने मुझसे हर तरह का ज्ञान ले लिया, हर एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे दूर फेंक देता है। तो ये बहुत इतना महत्वपूर्ण और रोचक कमेंट प्लेटो खुद करते हैं अरस्तु के विषय में। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब इसको ऐसी चीजों को हम पढ़ते हैं राजनीति। अगला थोड़ा सा बेसिक चीजें क्या समझ में आई हमको, ये देखो प्लेटो जो है वो दार्शनिक शासन की बात करते हैं, जबकि अरस्तु नियम कानून या विधि के शासन की बात करते हैं, ठीक है ना? शुद्ध सिद्धांतकार है अरस्तु, सिद्धांत पर बल देते हैं, और सिद्धांतकार जो प्लेटो है वो सिद्धांतकार नहीं है, जैसे आदर्श बात करते हैं ना, सिद्धांतकार नहीं है, आदर्शवादी की बात करते हैं। इनको राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है, किसको? प्लेटो को, क्योंकि इन्होंने दर्शन पर बहुत ज्यादा बल दिया। दरअसल राजनीति कैसी होनी चाहिए, क्या फिलॉसफी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, राज्य में शासन कैसे होना चाहिए, इन सब की बात किसने की?
प्लेटो ने तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दर्शन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ना राजनीतिक का क्या दिशा होना चाहिए, मतलब दर्शन में क्या होना चाहिए की बात की जाती है। तो सबसे पहले उस पर बल देते हैं प्लेटो, इसलिए उनको हम राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। जबकि अरस्तु राजनीतिक सिद्धांतों पर बल देते हैं, एक मध्यम मार्ग लेकर चलते हैं, विधि और कानून के शासन की बात करते हैं, संविधान का वर्गीकरण करते हैं। इसलिए हम जो है अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहते हैं। किसका पिता कहते हैं? है अपने संपूर्ण अध्ययन में अरस्तु ने किन किन अध्ययन पद्धति को अपनाया, मतलब मेथड ऑफ स्टडिंग जो रही है अरस्तु की, किन मेथड से अरस्तु ने अपने अध्ययन को पूरा किया है उसको समझते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा जो अपने अध्ययन में प्रयोग करते हैं अरस्तु, उस विधि को बोलते हैं अनुभव मूलक पद्धति का अरस्तु ने उपयोग किया है। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा चीजों को पहले खुद अनुभव लिया है, जैसे आप देखते हैं इन्होंने 158 देशों के संविधान का लगभग अध्ययन किया है। जो चीजें अपनी ज्ञानेंद्रिय से जानती जाए या जो अपने अनुभव से सीखी जाए देखी जाए, है ना, उनको उन्होंने कहा है अनुभव मूलक पद्धति, जिसको एम्पिरिकल मेथड कहा जाता है। ठीक है। अगली पद्धति जो कहीं ना कहीं अरस्तु ने उपयोग की है वो है तुलनात्मक पद्धति, मैं बता चुका हूँ आपको। 158 देशों के संविधान का और शासन विधि का इन्होंने अध्ययन किया, साथ ही साथ इन्होंने अध्ययन किया कि इन देशों में जो शासन है वो असफल क्यों होते हैं, और एक ऐसा शासन बनाया जाए जो असफल ना हो। भाई जो शासन है कहीं ना कहीं लंबे समय तक काम करे, ताकि एक राज्य स्थायी हो सके। उन्होंने क्योंकि उन्होंने देखा, सबसे पहले इन्हीं के जब गुरु थे प्लेटो, प्लेटो ने अपने जीवन में 2 से 3 तरह की पद्धति देखी। सबसे पहले राजतंत्र, और जब उनका जन्म हुआ तब लोकतंत्र था। उसके बाद में बीच में एथेंस और स्पार्टा में युद्ध हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, एथेंस का लोकतंत्र समाप्त हो गया। वहां फिर 30 लोगों की सरकार बनी। उसके बाद में राजतंत्र आया, सिकंदर महान जैसा हुआ। फिर इसके बाद में फिर लोकतंत्र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन स्थायी नहीं होता। क्रांति के बाद प्रस्तुत करते हैं तो किस तरीके से शासन में परिवर्तन होते जाता है ना। तो ये इसका अध्ययन किया और क्या स्थायी शासन होना चाहिए उसके लिए आगे बढ़। आगमनात्मक पद्धति की उन्होंने बात की, इस पर विशेष जोर दिया। देखो आगमनात्मक पद्धति क्या होती है, इसको ये कहते हैं, ये जो पद्धति होती है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। विशिष्ट से सामान्य क्या होता है भैया? विशिष्ट से सामान्य, तो देखिए, मान लो इसको ऐसा माना जाता है कि हमने एक कौवा देखा, मतलब एक एक वस्तु देखी जो काली काली है कौवे की तरह, है ना। उसके 2 पैर है, उसका पूरा शरीर काला है और वो काव काव करता है। तो हमने उसको माना भी है कि एक स्पेशल चीज है, ये इस तरीके की इसकी विशेषता है या इसका चरित्र इस तरीके का है, तो ये कौवा है ना। मतलब एक कौवा काला है, काव काव करता है और इस तरीके से दिखता है, उसके 2 पैर होते हैं, है ना। ये मान लो कौवा इस तरीके का होता है कौवा। एक कौवा है, ये काला है, तो दुनिया में जितने भी फिर कौवे हैं वो सभी काले होंगे। मतलब हमने एक स्पेशल का अध्ययन करके उसको विशिष्ट में अप्लाई किया। अब मान लीजिए एक गाय की बात करें, एक गाय कहीं ना कहीं वो बहुत सारे कलर की होती है, उसमें 4 पैर होते हैं, 2 सींग होती है, और जैसा गाय का स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, दूध देती है वो गाय। तो दुनिया की जितनी भी गाय है कम से कम 4 पैर वाली, 2 सींग होगी और वो दूध देती होगी, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो पद्धति होती है आत्मनात्मक पद्धति, मतलब हम एक वस्तु का अध्ययन करते थे, उनको आगे की ओर अप्लाई करते थे, इसको डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। आगमनात्मक पद्धति ये होती है। अगली है ऐतिहासिक पद्धति। इतिहास में उन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया, इसलिए ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग करते हैं। द्वंदात्मक पद्धति जो होते हैं, तो जो डायलॉग किए जाते हैं, जैसे प्लेटो ने यही पद्धति का उपयोग किया है, तो कहते हैं कि द्वंदात्मक पद्धति का भी उन्होंने उपयोग किया, आपस में तर्क वितर्क से अपनी बातों को आगे बढ़ाना है। इसके बाद में इन्होंने अध्ययन किया स्व उद्देश्यात्मक पद्धति, है टेलीलॉजिकल पद्धति, स्व उद्देश्यात्मक पद्धति। मतलब कि जो भी वस्तु या चीजें दुनिया में है, इनका उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है। हर वस्तु का दूसरी वस्तु पर प्रभाव होता है, मतलब हर चीज जो होती है कोई ना कोई कारण से होती है। जैसे इस पद्धति में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है। जैसे देखिए कि जो संपूर्ण है उसकी पहले कल्पना की जा सकती, कि जो संपूर्ण की कल्पना पहले कर ली जाती है। जैसे एक बीज है, बीज की कल्पना, मतलब वृक्ष की कल्पना पहले कर ली जाएगी, बीज में ही वृक्ष की कल्पना कर ली जाएगी, आप ऐसे समझिए ना। कि हम बीज से पहले वृक्ष की कल्पना कर लेंगे कि एक बीज हम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा बरगद के वृक्ष जैसा वृक्ष बनेगा। तो कारण है बीज लगाने का, क्योंकि उससे वृक्ष बनेगा। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं एक लिंक है। तो जैसे
मान लीजिए हमको मकान बनाना है, तो मकान बनाने के पहले ही हमने उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कहाँ कैसे क्या रूम होगा, इन सब की कल्पना पहले ही कर ली है ना। तो यही क्या है, शो उद्देश्यात्मक पद्धति, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि राज्य जो है, इसी तरीके से यही ये राज्य पर भी अप्लाई करता है कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पहले है ना? मतलब पहले हमने राज्य की कल्पना कर ली, फिर व्यक्ति और ये सब चीजें बनी, तो राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले है ना। तो कहे जाते हैं, जैसे हमारे दिमाग में एक लकड़ी का थॉट आता है, एक लकड़ी है ना। फिर हम निर्माण यंत्र की कल्पना करते हैं, फिर मेज का विचार। तो लकड़ी को देखकर हमने मेज का विचार कर कि ये जो लकड़ी है, इसका निर्माण यंत्र हम सोचेंगे और फिर मेज बनाने की बात करते हैं। इस तरह के कंटिन्यू चलते रहता है, मतलब समग्र की कल्पना पहले कर ली जाती है। ठीक है, इसी को कौन सी पद्धति कह रहे हैं हम यहाँ पर, शोध दिशात्मक पद्धति इसको कहा गया है, ठीक है। देखते हैं, इन्होंने ज्ञान की 3 श्रेणियाँ बताई हैं। कितनी ज्ञान की 3 श्रेणियाँ क्या बताई है? लेयर्स जो बताए हैं अरस्तू ने वो है, देखिए। पहली श्रेणी इन्होंने कहा सैद्धांतिक, जिनको जिसे उन्होंने कहा थ्योरिया, है ना? इस पद्धति को कहा, क्या कहा इन्होंने? थ्योरिया। दूसरी उत्पादन ज्ञान, है ना? दूसरी पद्धति होती है ज्ञान की दूसरी श्रेणी, जिसको क्या कहा इन्होंने? कोइनिसिस कहा, है ना? और तीसरा होता है व्यवहारिक ज्ञान, इसको उन्होंने क्या कहा? वैक्सिक, व्यवहारिक ज्ञान। ये ज्ञान की 3 श्रेणी है, मतलब ऐसा समझ लीजिए। देखो, ज्ञान जो होता है उसको 3 श्रेणी में पूरा होता है, 3 लेयर्स होती है ज्ञान। तो पहली लेयर क्या होती है? सैद्धांतिक। दूसरी लेयर होती है उत्पादन की लेकर लेयर है, जिसको क्या कहा जा रहा है? जिसको कहा है क्वाइसिस, जिसको कहा जा रहा है। तीसरी होती है प्रेक्सिस, है ना? हर एक होती है थ्योरिया। 3 लेयर बताते हैं यार उसको। तो पहली लेयर में इसको एक उदाहरण से आप ऐसा समझिए कि इसमें जो सैद्धांतिक लेयर होती है ना? इसमें हम लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। दूसरी लेयर होती है उत्पादन की, जिसमें हम उस लक्ष्य के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं कि लक्ष्य को कैसा पूरा करेंगे। तो तीसरे जो है व्यवहारिक ज्ञान, इसमें उसको कार्य रूप देते हैं, जो भी ज्ञान की हम कल्पना। तो मान लीजिए आपको भूख लगी, भोजन बनाने का विचार, हम हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको भोजन बनाना है। मान लीजिए हमारा लक्ष्य है भोजन बनाना। तो सबसे पहले लक्ष्य के बारे में हमने सोचा, ये सैद्धांतिक ज्ञान क्या कि भोजन, है ना? ये हो गया सैद्धांतिक ज्ञान कि हमको भोजन बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अब भोजन बनाते कैसे हैं? उत्पादन मतलब बनाने की क्रिया को समझेंगे। उसके लिए हम ज्ञान जुटाएंगे। भैया मान लीजिए हमें पुलाव बनाना है, तो पहले तो लक्ष्य हो गया पुलाव खाना, भोजन करना है। बनाने की क्या प्रक्रिया है उसको समझेंगे, मतलब उसके लिए ज्ञान जुटाएंगे, है ना? फिर तीसरी है व्यवहारिक ज्ञान, इसको बोला जाता है प्रैक्टिस। इसमें हम क्या करते हैं? पुलाव बनाने को मूर्त रूप देंगे, मतलब बना देंगे और खाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं हमारी पूरी हुई। तो यही ज्ञान की जो 3 श्रेणियां हैं, इनको बताया है हमारे अरस्तु जी ने, है ना? हम आगे की ओर चलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जिसके लिए हम इतने देर में बेस बनाकर आगे बढ़े और यहाँ तक आए, अब देखते हैं कि अरस्तु ने राज्य को लेकर क्या कहा है, राज्य पर इनके क्या विचार है, और राज्य पर इतने ज्यादा लिखने और बोलने के कारण इन्होंने राज्य को, मतलब राजनीति में राज्य का इतना ज्यादा महत्व है, इसलिए राजनीति को मास्टर साइंस कहा है। देखिए भैया, राज्य पर जो इनके विचार है, वो इनकी पॉलिटिक्स जो बुक है उसके प्रथम अध्याय में मिलता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पॉलिटिक्स के प्रथम अध्याय में राज्य संबंधी विचार और उसका वर्गीकरण दिया है किसने? अरस्तु जी ने, है ना? जो ये क्या कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य विकास का परिणाम है। राज्य को किसी ने बनाया नहीं है, राज्य विकास का परिणाम है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, एक ऑर्गेनिक स्टेट है। राज्य प्राकृतिक है और नैतिक है, मतलब राज्य के क्या उद्देश्य है? नैतिक है। इन कीवर्ड से क्या समझ में आया? अब देखिए, मतलब राज्य विकास का परिणाम है। कहने का मतलब ये है कि भैया राज्य को किसी ने बनाया नहीं, है ना? राज्य को किसी ने बनाया नहीं, ये स्वतः अपने आप, मतलब राज्य का विकास होता गया। ग्राम, सबसे पहले परिवार बना, है ना? परिवार से बने ग्राम, ग्रामों से क्या बना? गांव से मिलकर बने नगर, है ना? शहर या नगर, और नगर से मिलकर बना हमारा राज्य। तो ये स्वतः अपने आप ये पूरी प्रक्रिया हुई, और अपने आप क्या हुआ? राज्य का विकास हुआ ना। राज्य स्वाभाविक संस्था है। अब ऐसा मानिए कि हमारा परिवार है,
परिवार एक सामूहिक संस्था है। तो परिवार स्त्री और पुरुष के आपसी जब संयोग हुआ तो स्त्री पुरुष के आपसी सहयोग से क्या बना? परिवार बना। इसी से क्या उनके पुत्र हुए, है ना? और परिवार की आवश्यकता पूरी हो सके इसलिए परिवार में कौन-कौन से सदस्य शामिल हुए? स्त्री, पुरुष, है ना? इसके बाद में दासों को शामिल किया गया और इनसे मिलकर बना परिवार। तो परिवार में मालिक ठीक से काम कर सके इसलिए दास उसको सुविधा या सहायता प्रदान करने के लिए दास बना, इनके सहयोग से पुत्र हुआ, पुत्र से पौत्र हुए, इसी तरीके से पूरा एक परिवार का एक संगठन बना, उसके बाद में कुल और आगे चल के गाँवों का विकास हुआ है। तो परिवार का इस तरीके से विकास हुआ तो परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। तो इसी तरीके से जो राज्य है, राज्य का विकास हुआ, मान लीजिए कोई परिवार बना, परिवार में जब लोग चलते गए तो क्या बना उससे राज्य बना है। जैसे परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर और नगर से राज्य बने। तो राज्य भी एक स्वाभाविक संस्था है और राज्य किसके सहयोग से बनता है? नागरिकों के सहयोग से राज्य बनता है और राज्य का उद्देश्य नैतिक है ना? राज्य जो उत्पन्न हुआ है हमारी भलाई के लिए हुआ है। किसकी भलाई के लिए? मानव समुदाय की भलाई के लिए और राज्य नैतिक संस्था है ना। वही बता चुका हूँ मैं क्रम पहले परिवार बना, परिवार से ग्राम बने और ग्राम से क्या बना? राज्य बने। इस तरीके से राज्य का विकास हुआ। राज्य समुदायों का समुदाय है, सिविल सोसाइटी के बीच यहाँ से मिलते हैं। क्या कह रहे हैं अरस्तु कि राज्य जो है समुदायों का समुदाय है ना? ग्रामों और परिवारों का समूह है। मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए परिवार बना, परिवार एक छोटा-सा समुदाय हुआ। परिवारों के फिर बहुत सारे परिवार जब कुल हुए, तो बहुत सारे समुदाय बने। तो ऐसे पूरे राज्य में जब अलग-अलग समुदाय बने, तो इस सब का जो श्रेष्ठ रूप में समुदाय बना, वो बन गया हमारा राज्य। तो राज्य समुदाय का समुदाय है ना? राज्य का क्या उद्देश्य है? राज्य का उद्देश्य ये बनने का कि पूर्ण आत्मनिर्भर हमें जीवन प्राप्त हो सके, हमें पूरा जीवन प्राप्त हो सके मानव समुदाय को, इसलिए क्या बना राज्य और राज्य खुद में आत्मनिर्भर है। राज्य किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि हम नागरिक किस पर निर्भर है? राज्य हमारी सुविधा के लिए बना है ना। तो राज्य आत्मनिर्भर है। राज्य के बनने का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता और सुशासन की गारंटी। राज्य हमें आत्मनिर्भरता प्रदान करता है ना? शासन व्यवस्था, सुरक्षा आदि सब चीजें प्रदान करता है राज्य और सुशासन या अच्छे शासन की गारंटी देता है ताकि मत्स्य न्याय ना हो सके, कोई हमारे अधिकारों का हनन ना कर सके, इस तरह की चीजें ना हो इसलिए क्या बना है? इसलिए राज्य बना है। राज्य का परम लक्ष्य क्या है और परम कल्याण भी वो आत्मनिर्भरता और सुशासन है। बहुत आपको जोर या राज्य की महिमा किस तरीके से अरस्तु बता रहे हैं देखिए आप कि राज्य सुशासन और आत्मनिर्भरता की गारंटी देता है वही राज्य का लक्ष्य और कल्याण है। समुदाय से मिलकर राज्य बनता है, ठीक है? ये बात कही अरस्तु ने। आगे अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, जैसा ह्यूमन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल कहा जाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो जो मनुष्य राज्य या समाज से बाहर रहता है, या तो देवता है या पशु है। कितना बहुत प्यारा कमेंट किया है अरस्तु ने नागरिक को लेकर कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पर अब भैया क्या होता है कि जो मानव है, वो राज्य में नहीं रहता। तो भैया जो राज्य में नहीं रहता या तो वो देवता होगा, है ना? या फिर वो जानवर, पशु की तरह है। तो ये है राज्य में ये एक बिंदु की जो राज्य में रहना और राज्य के नागरिकों को यहाँ अरस्तु कितना महत्वपूर्ण बता रहे हैं। अगली बात कर रहे हैं अरस्तु कि राज्य का अस्तित्व जो है जीवन के लिए हुआ है। राज्य का अस्तित्व क्यों है? जीवन के लिए। फिर जीवन हेतु यह बना। राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए हुआ था पर बहुत अच्छे जीवन हम जी सके इसके लिए क्या बना है? राज्य बना है। क्योंकि राज्य का उद्देश्य क्या करना है? मानव का कल्याण करना है कि हम बहुत अच्छे तरीके से राज्य में रह सकें और कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बन के अपना खुद का विकास कर सकें। आगे अरस्तु कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य मनुष्य का पूर्वगामी द स्टेट इज प्रायर टू मैन मतलब कि जो राज्य मनुष्य का पहले जैसे मैंने बताया था उद्देश्यात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं है? कि राज्य पहले बना फिर मनुष्य बना मतलब कि आंगिक राज्य की बात करते हैं आप कैसे समझ लिए हमारा जो शरीर है शरीर में हाथ पैर हार्ट या मस्तिष्क पहले बना या पूरा शरीर पहले बना तो हम भी उसमें जो राज्य के सदस्य कौन है? नागरिक है। दास आदि जो भी वस्तु है सब राज्य की है। तो
जिस तरीके से शरीर इकट्ठा पहले बना है, फिर उसमें एक-एक अंग बने हैं हमारे अलग-अलग, तो उसी तरीके से राज्य जो है, मनुष्य से पहले बना है। तो द स्टेट इज़ प्रायर टू मैन, मनुष्य से पहले क्या बना है? राज्य बना, ठीक है? राज्य को कहते हैं पोलिस, है ना? ये नाम कई बार पूछे जाते हैं। पोलिस व्यक्ति से पहले है, राज्य आत्मनिर्भर संस्था है और व्यक्ति राज्य पर निर्भर है, ना कि राज्य व्यक्ति पर निर्भर है। मतलब राज्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, राज्य पर व्यक्ति निर्भर। हम लोग राज्य पर निर्भर है कि राज्य की वजह से जीवन में नैतिकता आती है, जीवन का संचालन सही तरीके से हो सकता है, हमको सुरक्षा आदि चीजें प्राप्त होती है ना, इसलिए राज्य मनुष्य से पहले, ठीक है। राज्य को साहचर्यों का साहचर्य कहा है अरस्तु ने, मतलब क्या, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, मतलब कि समुदायों का समुदाय है ना। राज्य को बहुत महत्व अरस्तु दे रहे हैं अपने दर्शन में या अपने चिंतन में, इसलिए इसको राजनीति विज्ञान को उन्होंने क्या कहा, मास्टर साइंस कहा है, क्योंकि राज्य को बहुत ज्यादा उसके अध्ययन में, राज्य के अध्ययन में, राजनीति में राज्य के अध्ययन को महत्व दिया जाता है, इसलिए अरस्तु राजनीति को मास्टर साइंस कहते हैं। देखिए भाई, जिस तरीके से अरस्तु ने जिस तरीके से प्लेटो ने 3 वर्ग में बाँटे हैं, है ना? नागरिकों को, और नागरिकों की जो भी शासन व्यवस्था होगी उसमें किस तरीके कौन-कौन पार्टिसिपेट कर, 3 वर्ग बताए हैं। एक तो दार्शनिक वर्ग, है ना? संरक्षक वर्ग में आता है दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग। तीसरा वर्ग आता है उत्पादक वर्ग पर। अरस्तु 6 तरीके के वर्ग बताता है कि राज्य 6 वर्गों में बँटा हुआ होगा। 6 वर्ग क्या होगा? एक तो कृषक, कृषक कौन होगा? जो खेती करेगा। एक वर्ग कृषक का, दूसरा होगा शिल्पी, जो सब घर वर आदि चीजें बनाएंगे, उठने बैठने की सामग्री, है ना। तीसरा वर्ग होगा योद्धा का, है ना। तो चौथा जो वर्ग है वो वर्ग किसका होगा? धनी का, है ना, कुलीन, धनी या व्यापारी लोग का, है ना, संपत्तिशाली लोगों का। पांचवा वर्ग होगा पुरोहितों का, मतलब जो ब्राह्मण, पंडित, पादरी, पोप वगैरह जो पाए जाते हैं, वो किसका होगा? पुरोहित वर्ग होगा। इस समय इस रूप में ये वर्ग नहीं थे, मतलब उस समय पुरोहित ही इसको बोलना उचित होगा, पुरोहित वर्ग। और अगला होगा शासक, तो ये 6 वर्ग में इन्होंने राज्य को बांटा है। 6 वर्ग हमने देख लिए, जबकि हम यहाँ देखते हैं कि प्लेटो ने 3 वर्ग में बांटा है। उसके बाद में राज्य का क्या उद्देश्य है, या राज्य के क्या उद्देश्य होंगे? तो राज्य नैतिक व आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करेगा। मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है राज्य का? कि हमारी नैतिक और आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करना। दूसरा शिक्षा प्रदान करना। तीसरा भलाई के काम करना या हमारी खुशी बढ़ाना, जिसको यूडेमोनिया कहा जाता है। ये राज्य के मुख्य कर्तव्य होना चाहिए, कि मतलब मुख्य कर्तव्य होना क्या चाहिए, है किसके लिए? हमारे लिए, है ना। तो राज्य का मुख्य ध्येय क्या है? तो राज्य का मुख्य ध्येय है मनुष्य को सद्गुणी बनाना और सच्चारित्र, मतलब चरित्रवान बनाना। तो यह राज्य में राज्य नहीं होगा तो एक तरीके से आप देखिए, भेड़ चाल मत्स्य न्याय चाल है, मतलब ताकतवर जो लोग होगा उनका ही शासन होगा। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो अगर राज्य में राज्य नहीं होगा, किसी तरह का पुलिस नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगी, है ना, नियम कानून नहीं होंगे, तो एक तरीके से क्या मच जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए अरस्तु कहते हैं, नहीं भैया, राज्य का मुख्य ध्येय है मनुष्य को चरित्रवान बनाना और सद्गुणी बनाना, और इसलिए राज्य होना चाहिए, ताकि जीवन में हम आत्मनिर्भर हो सके, नैतिक बन सके, इसलिए राज्य होना चाहिए, है ना। सेबाइन इसके बाद एक स्कॉलर हुए हैं, जो क्या अपनी बात कहते हैं अरस्तु के राज्य का जो वर्णन कहते हैं, राज्य पर अरस्तु विचार देता है, ये ऊपर विचार देता है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है, प्लेटो ने भी आदर्श राज दिया था, वैसे अरस्तु ने भी आदर्श राज दिया। तो ये कहते हैं कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है, वह सदैव प्लेटो का दूसरा राज्य या उप आदर्श राज्य है। मतलब जो प्लेटो ने अपना आदर्श राज्य दिया था, और जो अरस्तु ने अपना आदर्श राज्य दिया, तो कहीं ना कहीं अरस्तु का जो आदर्श राज्य है, प्लेटो का जो दूसरा राज्य उन्होंने बताया था, द लॉज या द स्टेट्समैन, मतलब दूसरा लोकतंत्र या नियम कानून के शासन की बात वो भी करते हैं द लॉज में, तो उनका जो सेकंड अच्छा आदर्श राज्य था। पहला आदर्श राज्य तो दार्शनिक राजा का शासक था, जिसमें नियम कानून विधि सब दार्शनिक शासक में जो विवेक होगा, 35 वर्ष में 15 वर्ष का प्रशिक्षण लेके आदर्श राजा, आदर्श दार्शनिक शासक बनेगा, वो संचालन करेगा राज्य का। पर अरस्तु ने किन बिंदुओं को लिया है, जिसकी बात प्लेटो अपनी दूसरे रूप, जैसे कि द लॉ और स्टेट्समैन में करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, नियम कानून से शासन होना चाहिए, तो अरस्तु उसी पे जोर देते हैं कि भाई जो शासन होना चाहिए नियम कानून से होना चाहिए। तो ये इसी को सेबाइन ने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है, प्लेटो का दूसरा आदर्श, दो राज्य दिए थे ना, वो हो गया। आदर्श राज्य जो है, आदर्श राज्य पॉलिटी है,
प्लेटो अरस्तु का जो आदर्श राज्य है, अरस्तु का क्या है? पॉलिटी। पॉलिटी आदर्श शासन प्रणाली क्या होगी? पॉलिटी मतलब एक मिक्स शासन होगा जिसमें लोकतंत्र जो कुलीन तंत्र है इनका है ना, पॉलिटी है, मिक्स शासन है ना, आदर्श शासन प्रणाली पॉलिटी है। राज्य की जनसंख्या ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए ना, और राज्य समुद्र के किनारे स्थित होनी चाहिए ना, अरस्तु का ऐसा मानना था। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। अरस्तु जो है युद्धों का विरोध करते हैं क्योंकि इन्हीं खुद के जो शिष्य थे सिकंदर महान, जो अपने जीवन भर युद्ध में शामिल रहे और पूरी दुनिया को जीतने के मिशन पे निकल चले थे, है ना। तो अरस्तु की बात देखेंगे, युद्धों का समर्थन नहीं करते, कहते भैया शांति बहुत अच्छी है। युद्ध क्यों होना चाहिए? युद्ध इसलिए होना चाहिए कि राज्य की रक्षा की खातिर या फिर शांति के लिए युद्ध होना चाहिए। शांति के लिए युद्ध होना चाहिए, और राम जो होना चाहिए वो आराम के लिए होना चाहिए। जो हमारे अरस्तु है ना, ये अरस्तु आराम को बहुत महत्व देते हैं। आराम को महत्व देते हैं, और आराम को महत्व देने के कारण ही उन्हें दास बनाया है, क्योंकि मन बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। उसको मस्तिष्क मतलब मानसिक श्रम करना पड़ता है, तो उसकी मदद के लिए होंगे। वो सारे सामान उसको उपलब्ध कराएंगे तो ज्यादा अच्छा सोच सकेगा, है ना, शासन कार्यों में ज्यादा अच्छी भागीदारी कर सके। तो उसको चाहिए आराम, आराम चाहिए शांति के लिए। तो आराम का बहुत महत्व है, युद्ध से ज्यादा महत्व है आराम का। कौन दे रहे हैं आराम को महत्व? दे रहे हैं हमारे प्रस्तुति, है ना। आराम को इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा महत्व दिया है। आराम मतलब देख क्या कह रहे हैं कि अवकाश श्रेष्ठ है कार्य, कार्य से ज्यादा महत्व उनके आराम। ये देखो, काम अच्छे से करेंगे तभी हम कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे आजकल बात करते हैं, हमारा जो कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है कि भैया सैटरडे और संडे दोनों ऑफ हो। जितनी ज्यादा कहीं कहीं रिसर्च हुई कि छुट्टियां दी गई, उतने ज्यादा जो काम का प्रतिफल है या प्रतिशत या क्वालिटी निकल कर आई, है ना, और औसत रूप से ज्यादा काम हुआ जब छुट्टियां ज्यादा दी गई। तो ये विचार आज से नहीं है, आज तो उस समय कह रहे थे, पर कुछ सुने जब, तो भाई अवकाश श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, मतलब आराम करना श्रेष्ठ है किस काम से ज्यादा, है ना। युद्ध क्यों होना चाहिए? शांति के लिए होना चाहिए, है ना। दोनों कार्य कार्य और आराम दोनों आवश्यक है ना। अवकाश के आधार पर दासता यही कि भैया देखो, मालिक जो है, मालिक क्या कर सके, काम अच्छा कर सके, इसलिए उसको आराम से, आराम कैसे मिलेगा? जब पास होंगे। तो पास को यहाँ पे वैलिड ठहराता है किसके कारण? छुट्टी के कारण, है ना। सर्वोत्तम जीवन और सगुण या सद्गुण हेतु अवकाश जरूरी है, मतलब जीवन अच्छा से अच्छा हो सके इसलिए आराम जरूरी है, ताकि मानव शांति से, है ना, बैठ सके, सद्गुण का निर्माण कर सके, वैज्ञानिक चिंतन कर सके, इसलिए अवकाश सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे कहते हैं अरस्तु की नागरिक सार्वजनिक जीवन में भागीदार बनेगा, इस हेतु तर्क बुद्धि जरूरी और सद्गुण जरूरी है। मतलब नागरिक जो है सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करेगा, तो भागीदारी करने के लिए कम से कम उसमें तर्क बुद्धि या सद्गुण तो हो। मतलब उस समय अरस्तु शिक्षित नागरिक होने की बात कर रहे हैं कि अगर नागरिक जो होगा, जैसे हम भी लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो लोगों का तंत्र है, तो जो लोग होने चाहिए, है, लोग जो होना चाहिए लोकतंत्र में, वो पढ़े लिखे सही होंगे तो शासन ढंग से काम करेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो हमारे शासनकर्ता, है ना, जो बैठे हुए हैं शासक, वो कम से कम नियम कानून से शासन करेंगे, पर नहीं भैया, जानकारी नहीं है तो सारी चीजें अव्यवस्था फैली हुई है ना। इसी तरीके से क्या कहते हैं कि नागरिक अगर भागीदारी करेगा तो उसको आराम से तर्क बुद्धि सद्गुण होगा, है ना, तो आराम से इनका विकास होगा। इसकी बात करते हैं अरस्तु। परिवार को लेकर क्या कहा? परिवार बिल्कुल असमानता वाला होगा, ये असमानता को प्राकृतिक प्राकृतिक मानते हैं। जब प्रकृति में ही समानता नहीं है, जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, महिलाओं ने पुरुषों को मजबूत ही बनाया है। महिलाओं को कमजोर, पुरुष को इसलिए मजबूत बनाया कि पुरुष शासन कर सके। परिवार जो होगा, परिवार में शासन किसका होगा? पुरुष का शासन होगा, है ना? और महिलाएं आज्ञा पालन करेगी, और मालिक और मालिक की सेवा के लिए दास होंगे। ये परिवार का स्ट्रक्चर है अरस्तु के। तो जब प्रकृति में भैया समानता नहीं है, तो हम काहे को समानता की बात करें भाई? आप कह रहे हैं अरस्तु ले देखे, परिवार में पति पत्नी होंगे, बच्चे होंगे और दास, इन से मिलकर बनेगा दास। और जो परिवार का मुखिया कौन होगा? पति होगा, है ना। पति का जो परिवार पर शासन होगा वो अलग होगा, और जो राज्य में शासन होगा वो अलग होगा, क्योंकि परिवार स्थायी नहीं होता है, बल्कि राज्य स्थायी होता है, इसलिए राज्य का शासन अलग तरीके से होगा, है ना। इसी के बाद अरस्तु एक बात करते हैं, हमेशा रूल ऑफ गोल्डन मीन मतलब मध्यम मार्ग की बात करते हैं, जिसपे बहुत जोर दिया जाता है। बहुत कट्टर भी नहीं होते ना, बहुत ज्यादा उदार, एक यथास्थितिवादी है, थोड़े से तार्किक भी है, थोड़े से रूढ़िवादी, मतलब एक बीच का रास्ता चलते हैं। अगर
आज मान लीजिए अरस्तु जिंदा होते तो अरस्तु ना तो जो समाजवाद हमारे यहाँ चल रहा है इसके बहुत बड़े प्रवक्ता होते, ना भैया हमको साम्यवाद चाहिए, है ना, इसके कुछ गुण ले लिया जाए, और जो उदारवाद और एक बीच का रास्ता जो है समाजवाद, बहुत बड़े वही उसी तरीके की ये बात है ना। ना तो सारी चीजें गवर्नमेंट करेगी, ना सारी चीजें पूंजीवादी लोग करेंगे, तो ये कुछ तुम कर दो कुछ तुम कर दो जिसमें तुम अच्छे, है ना, पूंजी से संबंधित चीजों में उद्योग तुम चलाओ, नियम कानून राज्य चलाएगा, इस तरह की बात कौन करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जबकि मैक्सी ने क्या कहा था कि प्लेटो अगर आज होता, प्लेटो लालों में अधिक लाल होता। मतलब ये है कि प्लेटो बहुत ज्यादा साम्यवादी हो जाते, वो कहते नहीं नहीं, क्यों व्यक्ति करेगा, शासक और जो सैनिक लोग हैं इनकी ना तो किसी का परिवार होगा ना किसी की संपत्ति होगी, मतलब साझी संपत्ति, कोई खुद की नहीं रखेगा, जब उनको जरूरत पड़े तो सारे परिवार उनके हैं, है ना, उनका जो ख्याल परिवार का है वो उत्पादक वर्ग रखेगा, जो बाकी लोग हैं उनका ख्याल रखेंगे, जो दार्शनिक और जो सैनिक वर्ग है उनका कोई परिवार नहीं होगा, कोई फैमिली नहीं होगी, वो जब आएंगे किसी भी साथ हो जाएंगे, किसी के भी बच्चे होंगे और जिनका सारा जो पालन है बच्चों का राज्य करेगा, शिक्षा उनको राज्य देगा, पत्नी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होगी, वो राज्य सबकी पत्नी होगी, इस तरह की बात है। कि सारी चीजें राज्य करता, स्कूल राज्य चलाता, इस तरह के फोन करते हैं प्लेटो, इसलिए मैक्सिमम को कहा था और लालू में दिखला दो, ठीक है। पर जो अरस्तु है, अरस्तु थोड़ा सा किस ओर चलते हैं, अरस्तु बात करते हैं कि भैया नहीं, थोड़ा सा बीच में रास्ता लेंगे, थोड़ा सा चीजें राज्य को करने तो कुछ प्राइवेट चीजों को करने तो है ना, इतना साम्यवादी क्यों होना है, मतलब क्या ही जरूरत है इतने साम्यवादी होने की जो राज्य के हित में नहीं हो, जो राज्य के हित में होगा वो क्या करेंगे, जो राज्य के हित में होगा वो करेंगे, है ना, तो इसकी बात कौन करते हैं, प्लेटो करते हैं। अब देख लेते हैं बीच के रास्ते, है ना, व्यवहारिक समानता, है ना, समानता सहमति, है ना, आदर्श की बात करते हैं, मध्यम मार्ग को महत्व देते हैं, जैसे अमीर और गरीब नहीं होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल समझिए मध्यम मार्ग के, अमीर गरीब नहीं, अमीर जना को पूरे लोग अमीर होना चाहिए और ना गरीब होना चाहिए, कौन होना चाहिए, मिडिल क्लास होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास क्रांति नहीं करेगा, है ना, मिडिल क्लास, जबकि ये लोग भी क्रांति नहीं करेंगे, ना गरीब लोग करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास लोग, मतलब ये या तो पूरे अमीर लोग हुए तो पैसे का बहुत प्रभाव हो जाएगा तो वो लोग क्रांति कर सकते तो राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, गरीब लोग हुए तो जैसे हमने देखा ही गरीबी ज्यादा हो जाने से लोग वापस आंदोलन हड़ताल में क्रांति कर देंगे तो राज्य का अस्तित्व कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा, और मिडिल क्लास लोग रहेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्रांति नहीं करेंगे, इनके पास फुर्सत ही नहीं है, ये तो ना तो बहुत अच्छी स्थिति में है ना खराब स्थिति में, बीच में रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, तो स्थिर रहता है, तो क्या होना चाहिए, मिडिल क्लास, बीच का रास्ता हम अपनाएंगे ना। सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसको माना, पॉलिटी को, देखो फिर से पॉलिटी की इसमें मिश्रित संविधान है, थोड़ा सा हम इसमें डेमोक्रेसी के लिए तत्व लिए हैं, है ना, और जो तुल्य तंत्र है दोनों को मिलाकर एक बीच का रास्ता निकाल लिया इन्होंने, इसी तरीके से मिक्स शासन व्यवस्था को उन्होंने पेश किया, यही कारण है कि इन्होंने गोल्डन मीन जो इनके मध्यम मार्ग है, तो ये उसकी बात करते हैं बार बार, और मध्यम मार्ग को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दास प्रथा को लेकर अरस्तु ने क्या विचार दिए, मतलब दास प्रथा को लेकर इनकी बहुत आलोचना की जाती है, दास को कैसे जायज ठहरा सकता है, पर ये वाला जो दासता का रूप है, इसको मानिए हम कहीं ना कहीं जो अब्राहम लिंकन के समय अमेरिका में प्रचलित था, वो उस दासता के रूप से बहुत अलग है। यहाँ पे उस तरीके से दासों को बेचा और खरीदा नहीं जाता था, है ना? क्योंकि दास ऐसा व्यक्ति था जो परिवार का भाग होता था, तो दास जब उसमें विवेक बढ़ जाए या बुद्धि आ जाए तो उसको आजाद करने के बाद हमारे प्रस्तुत करते थे, किंतु जो अमेरिका के अब्राहम लिंकन के समय की जो हमारी दास वो बहुत अमानवीय थी, जिसमें बच्चों के साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता था, बेचा खरीदा जाता था, मतलब अरस्तु कहीं ना कहीं उतने कट्टर नहीं दिखाई देते, पर बीच जो थे कहीं ना कहीं इसका दोषी किससे पाया जाएगा, अरस्तु को कहा जाएगा, तो आलोचना होना बहुत जायज है। परंतु दास प्रथा के बहुत कट्टर समर्थक थे, है ना, इन्होंने दास प्रथा का वर्णन पॉलिटिक्स की जो बुक है उसके प्रथम अध्याय में किया है, जिसको मार्कर ने तीन भागों में बांटा है, तो खंड ए में जो तीन किताबें हैं, तो पहले भाग में राज्य पर विचार दिया है अरस्तु ने, और उसमें दास प्रथा का वर्णन किया है। दास, चूंकि अरस्तु प्राकृतिक असमानता की बात करते हैं, यार बोलते हैं, देखो भाई जो असमानता है वो हमने नहीं की, प्रकृति ने बनाई है ना, इसलिए उन्होंने पुरुषों को श्रेष्ठ बनाया है, स्त्रियों को कमजोर बनाया है, तो देखो दास
मतलब प्राकृतिक है, बिल्कुल ठीक है, प्रकृति ने ऐसा मानता है कि हम नहीं बना रहे, इसलिए क्या स्त्री और दासों को निम्न मानते हैं। जो हमारे अरस्तु जी है, स्त्रियों को, दासों को निम्न मानते हैं और कहते हैं कि कुछ लोगों का जन्म ही जो होता है ना, वो शासित होने के लिए होता है, और कुछ लोगों का जन्म शासन करने के लिए होता है। दास कौन होगा? दास ऐसे लोग होंगे जिसमें विवेक या बुद्धि नहीं है, और वो शारीरिक रूप से बहुत बलवान होंगे। मतलब ये देखिए, फोटो से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मालिक इनको आप कह सकते हो, और ये होंगे दास जो बहुत बलिष्ठ है, एकदम है, बलिष्ठ है। किससे? शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और बलिष्ठ है, बहुत बलवान है। बुद्धि नहीं है उनमें, उनको ना तो उस तरीके से शिक्षा मिली, ना कोई कोई चीज मिली कि विवेक आ सके, मतलब ज्ञान आ सके। इसलिए ये लोग दास हुए हैं। दास व्यवस्था होने से अरस्तु कहते हैं दोनों वर्ग को फायदा होगा, है। दासों के, एक तो दासों को रहने और सब चीजों की व्यवस्था, जीवन यापन का साधन मिल जाएगा, मालिक के साथ रहकर परिवार में रहने को मिल जाएगा। और उनमें क्या होगा? जो ज्ञान है, जो नैतिकता का, विवेक का विकास होगा, तो जिससे वो आजाद भी हो सकते हैं, और मालिक को समय मिल जाएगा दूसरे महत्वपूर्ण राज्यों की कार्य करने के लिए। इसलिए दोनों के लिए प्लस प्लस वाली स्थिति बनती है, बताते हैं अरस्तु जी। आगे कहते हैं, कोई भी स्वभाव से दास नहीं होता, है ना। दास कौन होता है? हाँ, कोई भी मतलब जन्म से दास नहीं होता, स्वभाव से दास होता है। अगर आप में विवेक नहीं है, आपका स्वभाव दास वाला है, तो आप दास हो जाएंगे। अगर आप में बुद्धि विवेक है, तो आप दास नहीं होंगे, है ना। दास में तर्क बुद्धि नहीं होती है ना। दासता को देखो, एक बहुत अच्छी चीज कहते हैं कि अरस्तु, दासता स्थायी नहीं है, मतलब अस्थायी है। जैसे काम करने वाली मशीन, और जब औजार आ जाएंगे तब दासता समाप्त हो जाएगा, मतलब दासता अस्थायी है। काम करने वाली मशीनें आ जाएंगी, और जब काम करने वाले मशीनें और औजार बन जाएंगे, तो ये जब दासों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी मशीनें नहीं है ना हमारे सामने, और उस तरीके से काम करने वाले लोग भी नहीं है। इसलिए जो दासता है वो जायज है। इसके बाद कहते हैं कि अरस्तु ना दासों के साथ अमानवीय व्यवहार करने की बात नहीं कर, कहते हैं कि भैया, कम से कम दासों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, क्योंकि वो परिवार के ही हमारे सदस्य, इसलिए अमानवीय व्यवहार इनके साथ ना किया जाए। और जब इनमें सद्गुण का विकास हो जाए, है ना? जब इनमें सद्गुण का विकास हो जाए, तो इनको मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, जब इनमें सद्गुण का विकास हो जाए, तो दासों को कहीं ना कहीं मुक्त दिया जाए। इसके बाद कौन कहते हैं? दासों को मुक्त करने की बात कहते हैं हमारे अरस्तु जी। दास में विवेक नहीं होता, शारीरिक रूप से वो बहुत बलिष्ठ होता है। इसी को लेकर कार्ल पॉपर, जो हमारे कार्ल पॉपर, ये एक स्कॉलर हुए, क्या कहते हैं कि दासता के विचारों को, इन्होंने दासता के विचारों को रूढ़िवादी माना, प्रतिक्रियावादी कहा। दासता को इन्हें, यार भैया बहुत गलत बात है, रूढ़िवादिता है, परंपरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, अमानवीय, मतलब दासता के विचार को रूढ़िवादी माना, प्रतिक्रियावादी कहा। और कहा, कोई आदमी जन्म से दास नहीं होता भैया, वो तो उससे बनता है, और ये नहीं होना चाहिए, है ना। उन्होंने रूढ़ी रूढ़िवादिता माना। अरस्तु क्या कहते हैं दास प्रथा पर? कि दास कार्य करने का एक उपकरण है ना? उत्पादन का नहीं। दास कार्य का उपकरण है, उत्पादन का नहीं है। दास घरेलू है, कारखाने का नहीं। समझिए इस बात में बहुत गहरा अर्थ है। उन्होंने जो दास व्यवस्था को माना था, तो उन्होंने कहा दास व्यवस्था घर के कार्य का उपकरण, कि दास सिर्फ घर के कार्य करेगा, है ना, उत्पादन का कार्य नहीं करेगा। उत्पादन के कार्य उत्पादक वर्ग करेगा, वो अलग है, जो कृषक है वो सब है। तो दास को आप कारखाना में लगा के जैसे जानवर जैसे व्यवहार नहीं कराओगे, जैसे कार्ल मार्क्स के समय हुआ। कार्ल मार्क्स के समय दास को उत्पादन का उपकरण बना दिया गया था, है ना, मजदूरों को बस उत्पादन, फैक्ट्री में 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है, सैलरी सिर्फ इतनी दी जा रही है कि उनका जीवन यापन हो सके। अरस्तु के समय ऐसा नहीं है। ये अरस्तु का जो दास है, वो कहीं ना कहीं घर के काम करेगा, और जब उसका काम, उसमें नैतिकता या बुद्धि का विकास हो जाएगा, तो उसको उससे भी आजाद कर दिया जाएगा, है ना। अब देखो, अरस्तु और कहते हैं कि जो दास है, वो स्वामी और पशु से भिन्न है। दास स्वामी जो है, मालिक है, और पशु से कैसा भिन्न है? तो देखो, विवेक नहीं है दास में, इसलिए स्वामी जैसा नहीं है। स्वामी क्यों नहीं? क्योंकि स्वामी में विवेक है, और दास में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए किसके जैसा है ना, विवेक नहीं है। तो ये किसके जैसा है? इसलिए मालिक जैसा नहीं है, ना। और स्वामी से भिन्न है ना। और पशु से कैसा भिन्न है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं विवेक पैदा होने की संभावना है। विवेक की संभावना है। विवेक की संभावना है दास में, है ना, उत्पन्न होने की। इसलिए पशु की तरह भी नहीं है ना, कोई तो पशु की जैसा है, ना मालिक के जैसा, कहीं ना कहीं बीच की स्थिति है किसकी? हमारे दास की।
इसमें थोड़ा-सा संभावना है भैया कि विवेक कहीं न कहीं आ सकता है, ज्ञान बुद्धि आ सकती है, तो पशु से भी भिन्न है। तो कहीं न कहीं देखो एक अच्छी स्थिति दे रहे हैं यहाँ प्रस्तुत जी हमारे दासों को लेकर, है ना? दासता के प्रभाव क्या है? उन्होंने दासता के प्रकार को क्या कहते हैं? अरस्तु दासता के प्रकार को लेकर दासता को उन्होंने स्वाभाविक माना है ना? मन, बुद्धि, अयोग जो लोग होंगे वो दास होंगे, है ना? वैधानिक लोग भी दास होंगे। दास 2 तरह के हैं ना, एक एक पहला है स्वाभाविक दास कौन होंगे? जो मन, बुद्धि, अयोग होंगे। फिर दूसरे तरह के दास कौन होंगे? दूसरे तरह के दास ऐसे लोग होंगे जो युद्ध बंदी होंगे, है ना? तो वैधानिक रूप से जिनको जेल में डाला जाएगा। 2 तरह के दास होंगे, ठीक है? दास को उन्होंने संपत्ति और परिवार का भाग माना है। बहुत महत्वपूर्ण दास परिवार का ही भाग होंगे और परिवार की संपत्ति है। यूनानी लोग दास नहीं होंगे क्योंकि हेलिकेन कहा है इन्होंने यूनानी लोगों को। हेलिकेन दास नहीं होंगे क्योंकि ये श्रेष्ठ होते हैं, इनका श्रेष्ठ खून है ना? दासों के लिए दासों के लिए प्रथा उपयोगी है, नैतिक विकास होने पर उन्हें छोड़ दिया। मतलब दास प्रथा मालिक के लिए बहुत उपयोगी, और जब दास में नैतिक विकास हो जाएगा तो उसको आजाद कर दिया जाएगा। तो पारकर फिर क्या कमेंट कहते हैं कि जो अरस्तु की दास प्रथा है उसमें कम से कम मानवीयता के तो तत्व है, किंतु जो अमेरिका या जो भारत की दास व्यवस्था है उसमें मानवीयता के जो तत्व है ये दिखाई नहीं देते हैं। ये अंतर है दोनों में। इस तरीके से अरस्तु जो है वो दास को लेकर बात करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो प्लेटो अब देखते हैं परिवार के संबंध में प्लेटो का क्या विचार है। प्लेटो परिवार को बहुत महत्वपूर्ण मानता है ना, कि परिवार में असमानता होती है। परिवार को असमानता वाला समूह मानता है और परिवार में परिवर्तन होते रहता है। क्योंकि परिवार में असमानता है ना? प्रकृति में असमानता है इसलिए परिवार में असमानता है। आप देखिए तो जन्म से ही परिवार में समानता क्षेत्र में असमानता को जन्म परिवार ने दिया है, जो कि परिवार में प्रकृति में असमानता होती है, परिवार में असमानता होती है। तो फिर इसी की वजह से हम एक समानता का क्षेत्र पैदा करते हैं जिसको राज्य कहते हैं। देखो परिवार के विषय में अरस्तु क्या कह रहे हैं? जैसे देखो परिवार जो एक असमानता वाला क्षेत्र है। क्यों असमानता है? जैसे लिंग अलग है, आयु अलग है, गुण अलग है। जैसे पिता है वो हर समय पिता तो नहीं रहेगा, जो पुत्र है वो भी पिता बनेगा, तो एक समय ये मालिक बन जाएगा, और जब पिता रद्द होगा तो परिवार का में नहीं रहेगा। प्रकृति में असमानता है, परिवार में असमानता है। राज्य में असमानता उस तरीके से नहीं होगी, इसलिए राज्य बनाया जा रहा है इसको, इस असमानता को दूर करने के लिए। एक समानता का क्षेत्र पैदा हो जहाँ सब समान हो, सब नागरिक के रूप में। तो राज्य में देखो सब समान है, नियम कानून नागरिकों के लिए भी समान है। यहीं पे इसलिए राज्य बना, अरस्तु कहते हैं इसलिए राज्य बनाया जा रहा है कि जहाँ सभी नागरिक समान हो, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, नागरिकता दी जाएगी, सब भाग लेंगे। वहां वो स्त्री पुरुष में भी उस तरीके से भेद नहीं होगा राज्य में। किंतु हाँ राज्य का भाग नहीं मानता है जो अरस्तु है, स्त्रियों को भी राज्य का भाग नहीं मानता, किंतु हाँ बहुत हद तक राज्य में समानता होगी, है ना? तो पति पत्नी जो है, परिवार में कौन कौन होगा? परिवार के सदस्य देखो, तो सदस्य में होगा पति, पत्नी और बच्चे और दास। पति, पत्नी, बच्चे और दास, ये परिवार के सदस्य होंगे। यहाँ दास शुद्ध क्या है? दास, है ना? पर पति जो है ये मुखिया होगा किसका? परिवार का, है ना? परिवार भी स्वाभाविक संस्था है, मतलब किसी ने बनाया नहीं, एक विकास का परिणाम है परिवार। स्त्री पुरुष के भी स्वाभाविक संयोग हुआ, उससे क्या बना? परिवार बना। पति में सर्वोच्च विवेक होता है, इसलिए पति क्या है? मुखिया है परिवार का, है। और यहाँ पर भी देखिए अरस्तु क्या कहते हैं कि पति में सर्वोच्च विवेक होता है इसलिए परिवार के मुखिया हो गए। पत्नी में अल्प विवेक होता है और बच्चे में अविकसित, मतलब विवेक अभी विकसित नहीं हुआ। तो जब पति जो मुखिया की क्या भूमिका होती है? मुखिया जो होता है पति, इसके परिवार में सभी सदस्यों के लिए अलग अलग भूमिका होती है। मतलब देखो जब जब ये पति परिवार का मुखिया होता है ना, क्योंकि वो नागरिक होता है, मुखिया से अलग होता है। देखो पति की जो परिवार में भूमिका होती है वो अलग होती है, वहां एक शासक की तरह वो भूमिका निभाता है, क्योंकि राज्य में भी ऐसा होता है। परिवार में भूमिका उसकी अलग होगी क्योंकि परिवार में परिवर्तन होता है, जबकि राज्य में उस जो भूमिका है शासक की वो उसके तरीके से नहीं होती, थोड़ा नियम कानून के अधीन वो व्यवस्था हो। प्रोफेसर डनिंग ने कहा है कि देखो जब पति पत्नी को निर्देशित करता है, मतलब जब पति पत्नी को निर्देश देता है घर में किसी कार्य के लिए, तो उसकी जो भूमिका वो संवैधानिक सलाहकार की होती है। एक सलाहकार की तरह अपनी बातें देता है कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा समानता दे रहा हो महिलाओं को। बीच का रास्ता हमेशा लेकर चलता है रास्ता। तो जब
प्रोफेसर डनिंग कहते हैं कि जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका एक संवैधानिक सलाहकार की तरह होती है। और जब पुत्र को निर्देशित करता है तो एक अधिनायकवादी की तरह होता है, मतलब ऑर्डर रहता है सीधा, है ना। फिर जब पुरुष को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका एकदम निरंकुश की हो जाती है, बिना किसी कंट्रोल या उसके वो निर्देशित करता है ना। परिवार भौतिक आवश्यकता की पूरी पूर्ति करता है, क्योंकि भौतिक जो नीड्स होती है उसको पूरी करता है। तो हमारा राज्य किसकी पूर्ति करता है? नैतिक आवश्यकता की। नैतिक आवश्यकता क्या होती है? जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना, तो राज्य नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर हमने गोल्डन मीन का सिद्धांत देख लिया है ना, मतलब गोल्डन मीन मध्यम मार्ग का शासन है ना। मध्य मार्ग में आपको बता चुका हूँ, उसको औसत वर्ग कहा जाता है। कि वह राज्य अच्छा है जहाँ अमीर की जगह मध्यम वर्ग का शासन होता है, वहाँ क्रांति नहीं होती है ना। और मिश्रित शासन की बात करते हैं हमारे प्रस्तुत किसमें, वो मध्यम मार्ग में है ना। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है हमारे अध्ययन में है, वो आता है विधि के शासन को लेकर। कि विधि के शासन को लेकर अरस्तु क्या कहते हैं? विधि मतलब देखो, प्लेटो के समय वो दार्शनिक शासन जो शासन करेगा, उसका जो विवेक होगा, उसकी जो बुद्धि एकदम निरंकुश अधिनायकवाद की तरह, कि राजा का निर्णय शासक तो सब कुछ होगा, वही चलते थे। नहीं, अरस्तु आया भैया, नहीं ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा विधि विधान की भाग करते हैं कि जो भी राज्य होगा उसमें विधि का शासन होगा, नियम कानूनों का शासन होगा, जो शासक और शासित दोनों के लिए समान रूप से होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात अरस्तु करते हैं ना, विधि के शासन की जो बात करते हैं, विधि के शासन की है ना। ये रूल ऑफ लॉ क्या कहते हैं, जो विधि होती है बहुत युगों युगों की संचित निधि होती है। मतलब विधि का निर्माण ऐसे नहीं होता, उसमें कई युग लगते हैं परिवर्तन होने में और बनने में। विधि के शासन का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो अरस्तु ने किया, ध्यान रखिए। अरस्तु ने पहली बार बात की विधि के शासन की, इसका बहुत व्यवस्थित और जो बहुत सिस्टमेटिक अध्ययन किया है। राजनीतिक अधिकार और राजनीतिक शासन की बात जो करते हैं वो करते हैं डायसी। डायसी का बहुत अच्छा डायसी ने स्पष्टीकरण किया गया, पर शुरुआत करने वाले जो हमारे व्यक्ति है वो हमारे अरस्तु जी है ना। इसके बाद विधि को क्या कहते हैं? अरस्तु की विधि सद्गुण का परिणाम है, जो अच्छे गुण हमें मानव में पाए जाते हैं उसका परिणाम है विधि। जो व्यक्ति विधि से मुक्त होता है ना, व्यक्ति विधि से युक्त होता है तो वो सर्वोत्तम। तो विधि बहुत जरूरी है। सद्गुण जो होते हैं राष्ट्र की नैतिक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल रोल प्ले करता है लोगों को। तो जब विधि होगी ना, तो वहीं पे राज्य के नागरिक बहुत अच्छे होंगे, है ना। जब जो व्यक्ति होगा, जो नागरिक होगा, विधि या नियम कानून से बंधा होगा, सर्वोच्च राज्य का विकास होगा। कम से कम वो दूसरे लोगों की स्वतंत्रता का ख्याल करेगा। अरस्तु कहते हैं कि कानून का शासन एक व्यक्ति के शासन से बेहतर होता है। सीधी सी बात है। इस प्रकार वह कानून की प्रभुसत्ता का समर्थन है, ना कि व्यक्ति की। देखो यहाँ एक सीधा सीधा प्लेटो का विरोध करें कि एक व्यक्ति का शासन जरूरी नहीं है कि सही हो। कानून का शासन है बहुत अच्छा होता है कि वो सभी के लिए समान है। इसके बाद प्लेटो जहाँ व्यक्ति के शासन को महत्व देता है, दार्शनिक राजा है ना, दार्शनिक शासक को महत्व देता है। तो वहीं अरस्तु किसकी बात करता है? रूल ऑफ लॉ, एक संवैधानिक शासन और जन हिस्सेदारी का समझता है। संवैधानिक शासन में एक नियम कानूनों के दस्तावेज बना जिसके अनुसार शासन हो। तो अरस्तु देखिए आप कितने व्यवस्थित और सैद्धांतिक बात राज्य के लिए कह रहे हैं, इसलिए इनको राजनीति शास्त्र का पिता कहा जा रहा है। रूल ऑफ लॉ के कारण ही अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा जाता है। संविधानवाद की जो अवधारणा है कि नियम कानून का शासन होना चाहिए, व्यक्ति का विवेक गलत भी तो हो सकता है, गलत व्यक्ति शासन में आ गया तो बंटाधार हो जाएगा राज्य का, है ना। तो ये तो देखो, संविधान की बात करता है कि भैया देश तो नियम कानूनों से चलेगा, और आज भी चल रहा है। ये तो बहुत बड़ी देन है भैया अरस्तु की। तो रूल ऑफ लॉ बात के कारण इसको संविधान का पिता कहा जा रहा है ना। प्लेटो की करीब जो संविधानवाद के विचार कहाँ मिलते हैं? तो प्लेटो की जो प्रति लॉ द लॉज से इन्होंने लिया है। बोलते हैं कि जो प्लेटो का दूसरा उप आदर्श राज्य है, अच्छा राज्य है वो अरस्तु का प्रथम राज्य है। प्लेटो दार्शनिक रूप में व्यक्ति का शासन सर्वोत्तम होता है इसको मानता था द लॉज में। तो इसी को लिया है अरस्तु ने, और इसी को स्वीकार करके इस पे आगे अपने विचार दिए। ठीक है। विधि के संबंध में अरस्तु क्या कहते हैं कि विधि वासना रहित विवेक है। शासक व शासित दोनों हेतु विधि का शासन समान होगा। तो विधि जो होती है वो सभी के लिए समान होती है, मतलब वो किसी के हित में नहीं बनी होती, इसमें किसी का हित नहीं। इसलिए बहुत अच्छा विवेक है और ये बहुत जरूरी है शासक और शासित दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि भाई राजा के लिए कोई विधि कानून नहीं है, दोनों के लिए समान हो गया। अरस्तु ने खुद इसके संबंध में लिखा है
जो कानून को शासन करने देता है वह ईश्वर और तर्क बुद्धि को शासन करने देता है। परंतु जो मनुष्य को शासन करने देता है वह एक तरह से पशु को शासन करने देता है। लालसा एक हिंसक पशु है ना? और राग द्वेष मनुष्य के मन को भ्रष्ट कर देते हैं। चाहे मनुष्य जाति के शिरोमणि ही क्यों ना हो, किसी जाति के शिरोमणि ही क्यों ना हो, कानून तर्क बुद्धि के बुद्धि विवेक है, जो किसी लालसा से विचलित नहीं होते। कानून आवेगहीन विवेक है। सत्ता चाहे एक व्यक्ति के पास हो, बहुसंख्यक के पास हो, उसका प्रयोग कानून के अनुसार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात अरस्तु कहते हैं। ये देखो, जो कानून के हिसाब से शासन होने देता है ना? वो ईश्वर और तर्क बुद्धि के शासन, मतलब ये मान लो कि ईश्वर और तर्क बुद्धि को शासित होने देता है, बुद्धि का शासन होने देता है। परंतु जो मनुष्य को शासन करने देता है एक तरीके से पशु का शासन है। अगर कानून का शासन है तो मान लीजिए ईश्वर का शासन है। तर्क विवेक से सोच समझ के बनाया जाएगा बहुत लोगों के द्वारा, बहुत अच्छे शासन है। मनुष्य के शासन है तो मनुष्य कहीं न कहीं पशु की तरह व्यवहार करने लगता है। मनुष्य का शासन या एक व्यक्ति का शासन है तो समझ लीजिए पशु का शासन, या चाहे समूह का भी शासन है, अगर वहाँ विधि विधान नहीं है तो व्यर्थ है। फिर एक व्यक्ति चाहे कोई बहुत बड़ा शिरोमणि क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भैया वो विचलित हो जाता है कहीं न कहीं चीज़ों से, है ना? विवेक उसमें कम हो ही जाता है। तो सरकार चाहे किसी भी तरह की हो, शासन किसका होना चाहिए? शासन होना चाहिए विधि का, कानून का, विवेक का, तो राज्य बहुत अच्छे से विकास कर सकता है। ये निष्कर्ष कब निकाला? जब अरस्तू ने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया है। नागरिकता को लेकर अरस्तू क्या कहते हैं, जल्दी से देख लेते हैं ना। नागरिकता किन लोगों को मिलेगी? हमने राज्य समझ लिया, उसका स्वरूप क्या होगा? अब राज्य का नागरिक कौन होगा? तो देखिए, सिटीजनशिप, है ना? ग्रीक में इसको कहा जाता है पॉलिटाई, मतलब नागरिकता। सर्वप्रथम अरस्तु ने नागरिकता का वर्णन किया है ना, ये ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम अरस्तु ने नागरिकता का वर्णन किया, इसको पॉलिटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटाई कहा जाता है यूनानी भाषा में। ये पूछा जाता है, हाँ, एक प्रश्न पूछा गया था कोइनोनिया को लेकर कि इसको क्या, इसका अर्थ क्या होता है यूनान भाषा में? तो इसका अर्थ होता है संविधान, वो समुदाय इसका अर्थ होता है। तो उसको लेकर एक प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। नागरिक कौन होंगे भैया? नागरिक केवल होंगे पति, पत्नी, दास। याद रखिए, ये परिवार के सदस्य होंगे, सॉरी, राज्य के नागरिक नहीं होंगे, परिवार के सदस्य होंगे। नागरिक कौन कौन नहीं होगा? तो देखिए, स्त्री या नागरिक नहीं होगी, दास भी नागरिक नहीं होंगे राज्य के, बूढ़े और बच्चे भी नागरिक नहीं होंगे, शिल्पी भी नागरिक नहीं होंगे, ना विदेशी नागरिक। नागरिक तो फिर भैया नागरिक कौन होगा? तो देखो, नागरिक के आधार होंगे जो विधायी कार्यों में सक्रिय होगा वो नागरिक होगा, है ना। स्त्री नागरिक नहीं होगी, दास नागरिक नहीं होंगे, बूढ़े बच्चे नागरिक नहीं होंगे, शिल्पी नागरिक नहीं होगा, विदेशी भी नागरिक नहीं होगा, है ना। तो नागरिक कौन हो रहा है? जो विधायी कार्यों में सक्रिय भागीदारी करेगा, केवल वही नागरिक है। जो अवकाश प्राप्त करेगा वो नागरिक है। दास और संपत्ति के आधार पर भी लोगों को नागरिकता मिल सकती है, मतलब जो लोगों के पास दास बहुत सारे होंगे, संपत्ति होगी, उनको भी दास बनाया जा सकता है। और तार्किक या बुद्धि या विवेक जिनमें है उन्हीं को नागरिक बनाया जाएगा। नागरिकता के आधार मुख्यतः ये है कि जो सक्रिय भागीदारी करेगा, जो अवकाश लेगा, जिसके पास दास और संपत्ति होगी और जिसके पास विवेक होगा, ये लोग नागरिक बन सकते हैं। परंतु स्त्रियां नागरिक नहीं होगी, दास, बूढ़े, बच्चे, शिल्पी, कृषक, ये लोग नागरिक नहीं होंगे, है ना? ये तो चूंकि आपने देखा कि प्लेटो स्त्री समानता का समर्थन करता था, जबकि अरस्तु स्त्री को बिल्कुल स्त्री समानता का समर्थन नहीं करता है। और स्त्री को लेकर अरस्तु ने जो बातें कही है, कहीं ना कहीं जब स्त्री समाज अगर सुने तो उनका भी फल, मुझे लगता है मनु कहीं ना कहीं बहुत व्यवस्थित और आदर्श में रहकर बात करते हैं। एक तरफ मनु कहते हैं कि तो नारी, वो नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, है ना। वहीं वो कहता है कि स्त्री नारी में विवेक नहीं होना चाहिए, ना कहीं ना कहीं पुरुष के अधीन रहना चाहिए। अगर वो बच्ची है पिता के अधीन, बड़ी है तो भाई के अधीन, है ना। और शादी होगी तो पति के अधीन, और बच्चे हो गए तो रहो बच्चों के अधीन। पर यहाँ तो भैया अरस्तु कहते कि देखिए भैया, स्त्री को बहुत निम्न स्तर का मानते हैं, कुछ मानते नहीं। कहते हैं इनका जन्म ही आज्ञा पालन के लिए हुआ है। एक तो स्त्रियों में विवेक बुद्धि पाई नहीं जाती, और पाई नहीं जाती यहाँ तक तो ठीक था, आगे पाई जाने की भी कोई संभावना नहीं, मतलब कभी पैदा भी नहीं होने वाली है, इस तरह की स्थिति है ना। तो स्त्रियों को लेकर बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण का थोड़ा सा सही लगता है, कुछ कुछ बिंदुओं तक आज के जमाने में देखने के बावजूद है ना, थोड़ा सा लगता है। ठीक है, बाकी अपने विचार है अरस्तु के, है ना।
राज्य, आगे अरस्तु बोलते कि राज्य है दृष्टि से, है ना, नागरिकों का एक समुदाय है। राज्य को बोलते हैं पोलिस। ये देखिए, ये शब्द आप ध्यान रखिएगा कि राज्य, नागरिकता और संविधान और समुदाय को यूनान में क्या कहते हैं। पहले देखिए, राज्य को कहा जाता है पोलिस, है ना, और नागरिकता को कहा जा रहा है पोलिटाई, है ना। पोलिटिया मतलब होता है संविधान, और कोइनिया, इसको क्या पढ़ेंगे, कोइनोनिया या कोइनिया का मतलब होता है समुदाय, है ना। कोइनोनिया मतलब समुदाय, है ना। ये प्रश्न पूछा गया था, इनको लेकर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं अरस्तु, कि राज्य बाह्य दृष्टि से नागरिकों का एक समुदाय है। राज्य बेसिकली नागरिकों का समुदाय है। ग्रीक जो राज्य थे वो नगर का पर्याय है, मतलब नगर राज्य का पर्याय है। राज्य वहाँ, देखो वो जो यूनान था, वहाँ छोटे छोटे राज्य पाए जाते थे, इनकी जनसंख्या मुश्किल से, ये बताते हैं कि 5,040 होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। हमारे यहाँ राज्यों का बहुत बड़ा रूप है ना। तो राज्य मुख्यतः नगर राज्य थे, उन्हीं को राज्य कहा जाता है, जिनको पोलिस कहते हैं, है ना। नागरिकता पोलिटाई होगी, संविधान हो गया पोलिटिया, और समुदाय को कहा जाता है कोइनोनिया, है ना। कोइनोनिया, इसको कहा जा रहा है संविधान को, समुदाय को कहा जाता है। नागरिकता का कोई उस तरीके से आधार नहीं है। ये जो जन्म स्थान, ये नागरिकता के लिए वो नहीं है भैया। जरूरी नहीं कि आप कहीं मूल स्थान के हो, कहीं आपका जन्म हुआ है ना। तो ये नागरिकता अधिकार नहीं है कि कानूनी रूप से आपको नागरिकता दी जाए। अगर आप में विवेक नहीं है, आप दास नहीं है ना, आप शिल्पी है, बूढ़े है, स्त्री है, तो आपको नागरिक नहीं बनाया जाएगा। तो जन्म मतलब नागरिकता का अधिकार जन्म नहीं है, निवास नहीं, कानूनी अधिकार भी नहीं है ना। आधार क्या है नागरिकता के, तो देखिए, विधायी कार्यों में आप भागीदारी करते हो, अवकाश प्राप्त करते हो, आपके पास दास और संपत्ति हो, और आपके में एक विवेक विवेक या बुद्धिमत्ता हो, तो ये आप राज्य के नागरिक बन सकते हैं। स्त्रियां जो है, दूर शासन से, मतलब स्त्री को शासन से दूर रखा है अरस्तु ने, बिल्कुल शामिल नहीं किया। मैं बता चुका हूँ अरस्तु के स्त्री पे विचार, है ना। स्त्री को इन्होंने अनुत्पादक माना कि भैया कोई उत्पादन काम में कोई भागीदारी नहीं करती महिलाएं, इनको कुछ नहीं आता। क्यों हो जाती है पता नहीं, पर परिवार बसाने के लिए शायद जरूरी है, इसलिए चलो मान लेते हैं। परिवार में तो शामिल कर लिया, राज्य में नहीं करेंगे, राज्य पति कहीं। किसान शिल्पी को आराम नहीं दिया जाएगा, ऐसी बात करते हैं अरस्तु, है ना। एक थिंकर हुए एबी फोस्टर करके, वो कहते हैं कि अरस्तु का नागरिक समुदाय प्लेटो के संरक्षक वर्ग जैसा है। अरस्तु संरक्षक वर्ग के मध्य दीवार खड़ी नहीं करता, बस इतना अंतर है। फोस्टर ने तो ये कहा कि भैया देखो, जो अरस्तु ने नागरिक समुदाय की बात की, कहीं ना कहीं किसके जैसा है, प्लेटो के जो संरक्षक वर्ग के जैसा ही है, कि दो वर्ग होंगे, जिनके पास संपत्ति होगी, जिनके पास विवेक होगा, वही शासन करेगा। तो अरस्तु भी कहीं ना कहीं एक तरीके से वही बात कहते हैं। ऐसा किसका कहना है भैया, ऐसा कहना है फोस्टर जी का कहना है ऐसा। फोस्टर जी ऐसा कहते हैं। आगे देखते हैं नागरिक। अच्छे नागरिक में बहुत सारे गुण होने चाहिए। तो नागरिक, हमने नागरिकता तो देख ली कि इनके पास अच्छे नागरिक कौन होंगे। अच्छे नागरिक में वे आते हैं जिनमें शासक और शासित दोनों के गुण होंगे। मतलब अच्छे नागरिक ऐसे, ऐसा होना चाहिए जिसमें खुद शासक के सारे गुण हो, और शासित होने के भी गुण हो। मतलब मान लीजिए मैं हूँ, तो अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र के नागरिक कौन होंगे, अच्छे नागरिक जो प्रधानमंत्री बनने की भी योग्यता रखता हो, और खुद वोटर भी हो। तो उस तरह की बात यहाँ पर अरस्तु कह रहे हैं। श्रेष्ठ मनुष्य की गुण हो नागरिकों में, मतलब संयम हो, साहस हो, और न्याय की भावना उनके अंदर होनी चाहिए, वो नागरिक होंगे। श्रेष्ठ मनुष्य के गुण उनमें होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए वो गुण, परिवर्तन मतलब बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी वो ठीक है फिर पागल कोई नागरिक है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। नागरिक वह है जो शासन कार्यों में भाग लेता है, योगदान करता है। बार्कर ने, स्कॉलर ने इस पे क्या कमेंट किया है कि अरस्तु नागरिक की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में नहीं करते। तो यहाँ पे बार्कर एक स्कॉलर हुए, बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। कहते हैं कि अरस्तु नागरिकता की कल्पना जो है राज्य में करदाता के रूप में नहीं करते। जैसे आज हम नागरिक से करदाता देते हैं, मतलब शेयर होल्डर के रूप में करता है, अंशधारी, मतलब उसका एक शेयर है, तो राज्य को हिस्सेदार है। न कि करदाता है कि कर दे रहा है इसलिए राज्य में रह रहा है, नहीं भैया, वो एक हिस्सेदार है, वो भाग लेता है उसमें। आज के समय में बस आपका भाग लेने का क्या मतलब है भैया, जाके वोट डाल दो, हो गया आपका काम, और हो गया आपकी इति श्री होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां भाग लेना पड़ेगा। भाग नहीं ले रहे तो भाई काहे के नागरिक। गलत हुआ तो गलत बोलना पड़ेगा उसको, तो ही आप नागरिक। निवास के आधार पर नागरिक नहीं दी जाएगी, और तो कहते हैं भैया आप केवल नागरिक में जन्म लेने पर आपको नागरिक नहीं मिलेगी। जबकि आज क्या होता है कि अगर किसी राज्य में आपका जन्म हुआ, तो जन्म से आपको नागरिकता दे दी जाती है ना। राष्ट्र उसकी बात नहीं करता। अब देखो, श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ व्यक्ति में अंतर की बात भी
यहाँ पे सूक्ष्म रूप में इन्होंने अपनी किताबों में, अपने दर्शन में बात की है कि इसकी क्या नागरिक होना चाहिए, नागरिक कैसे होना चाहिए। पॉलिटिक्स किताब में ही इनका कहीं ना कहीं वर्णन किया उन्होंने। तो देखो, प्लेटो बात करते कि श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ व्यक्ति में क्या अंतर होना चाहिए। देखो, प्लेटो ये कोई अंतर नहीं करता, प्लेटो पर अरस्तु करता है ना। श्रेष्ठ नागरिक जो होगा, जरूरी नहीं है कि वो श्रेष्ठ मानव, मतलब जो राज्य का अच्छा नागरिक है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा मानव हो। हम्म, पर जो श्रेष्ठ मानव होगा, वो अच्छे नागरिक, जो अच्छा मानव है, वो अच्छा नागरिक जरूर होगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है ना भैया कि जो अच्छा नागरिक है वो श्रेष्ठ मानव होगा। और जो अच्छा इंसान है वो अच्छा नागरिक तो होगा, पर जरूरी नहीं है ना कि जो देश के लिए अच्छा नागरिक हो वो जीवन में भी अच्छा इंसान हो। यही बात कह रहे हैं अरस्तु, है ना। तो अच्छे मानव के गुण एक अच्छे नागरिक के गुण से ज्यादा अच्छे होता है। पर अच्छे नागरिक होने से ज्यादा जरूरी एक अच्छा मानव होने। अच्छे मानव आप कैसे बनोगे, जब राज्य होगा, राज्य नैतिक अ, बनाता है। इसलिए अच्छे मानव होने के लिए अच्छे नागरिक होना जरूरी नहीं है। अच्छे नागरिक होने के लिए अच्छा मानव होना जरूरी है ना। श्रेष्ठ नागरिक वह होता है जो अपने देश के संविधान और कानूनों का पालन करता हो, इसके निर्माण में सक्रिय रहता हो तथा उसका आदर भी करता हो। अच्छे नागरिक कौन, जो शासन में भाग लेगा, कानून निर्माण करने में भागीदारी करेगा, उसका खुद पालन करेगा और देश के प्रति वफादार होगा, वो अच्छा नागरिक होगा, है ना। विकृत राज व्यवस्थाओं तथा निरंकुश तंत्र, कूटतंत्र आदि में भी जो इन सत्ताधारियों के आदेश का पालन करे, वो अच्छा नागरिक होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए विकृत राज्य आ गया, तानाशाही का शासन होगा, फिर भी अगर जो नागरिक है उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो वे अच्छे नागरिक हैं। तो इस प्रकार अच्छा नागरिक शासन सत्ता के जरूरत के अनुसार होता है ना। श्रेष्ठ मानव की अवधारणा सार्वभौमिक रूप से एक होती है। इसकी अच्छाई, सद्गुण, शासन व्यवस्था व सत्ता के प्रति निरपेक्ष होते हैं। उसमें दया, करुणा, सत्यनिष्ठ और ईमानदारी गुण होता है। मतलब ये मान लीजिए भैया, जो अच्छा नागरिक है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो अच्छा नागरिक तो होगा ही होगा। उसमें ईमानदारी होना चाहिए, अच्छे सद्गुण होना चाहिए, दया होना चाहिए, राज्य के प्रति वफादारी होना चाहिए। नागरिक में भी ये गुण होना चाहिए। पर नागरिक और श्रेष्ठ व्यक्ति में अंतर होता है। देखिए, महात्मा गांधी जो है भारत, ये अच्छे नागरिक नहीं बल्कि अच्छे मानव थे। तो अच्छा मानव होगा वो अपने आप में अच्छा नागरिक होगा। तो जो महात्मा गांधी थे, देखो, वो अच्छे नागरिक नहीं थे उस समय, हमारे यहाँ ब्रिटिश व्यवस्था थी, पर अच्छे मानव थे। तो कम से कम उन्होंने ब्रिटिशों के साथ पोलाइटली व्यवहार तो किया, उनकी बातें मानते थे, बैठते थे, एक संवैधानिक तरीके को लेकर आगे बढ़े। तो देखिए, यही अच्छे मानव को जो गुण सुधार है। वस्तु के अनुसार अच्छी राज्य व्यवस्था में हो सकता है ना, श्रेष्ठ नागरिक। अच्छी राज्य व्यवस्था में हो सकता है श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ मानव दोनों। दोनों श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ मानव कहाँ हो सकते हैं, जहाँ अच्छी राज्य व्यवस्था हो। अच्छी राज्य व्यवस्था क्या है, और बीच का रास्ता। हम आगे बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु पे, वो है क्रांति। देखो भाई, क्रांति को अरस्तु उस समय बात करते हैं ना, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने कहा है किसी भी तरह की जो सत्ता होती है वो कभी भी स्थायी नहीं होती है। कहते हैं कि क्रांति की जो प्रणाली है, विभिन्न प्रणालियों में, या जो विभिन्न शासन प्रणाली होती है, विभिन्न शासन प्रणालियों में जो परिवर्तन होता है, या जो विभिन्न शासन प्रणाली में परिवर्तन होता है, उससे संविधान बदलता है, उससे संविधान बदलता है। यही क्रांति है कि विभिन्न शासन का स्वरूप बदल जाना, संविधान का बदल जाना क्रांति है। राजतंत्र से मान लो निरंकुश तंत्र आ जाना, राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन था, कुछ लोगों का शासन आ गया, क्या होगी, क्रांति हो। परिवर्तन छोटा हो या बड़ा, वो क्रांति में आता है। जहाँ गरीब निरपेक्ष, एकदम बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट गरीबी है, वो समानता चाहते हैं। और जहाँ तो क्या गरीब क्या होते हैं, वो समानता चाहते हैं, और अमीर है विषमता को बनाए रखना चाहते हैं। तो जहाँ गरीब होंगे वहां भी क्रांति होगी समानता के लिए, है ना। और जो अमीर है, वो विषमता को बनाए रखना चाहते हैं, तो वो भी अपने कहीं ना कहीं सत्ता में पकड़ बनाने के लिए क्रांति कर सकते हैं, और क्रांति करते हैं। जबकि जो मध्यम वर्ग वो क्रांति नहीं करता। जहाँ क्रांति का मूल कारण विषमता है, वहां प्रत्येक संविधान में विशेष कारण भी होते हैं, जैसे प्रजातंत्र में धनिकों की असंतुष्टि व गरीबों द्वारा निरपेक्ष समानता लागू करना। और जब भड़काऊ नेता आ जाते हैं,
तो क्रांति हो जाती है। अब ये बोल रहे देखो भैया क्रांति कैसे होती है लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में? तो देखो जहाँ बहुत गरीब लोग होते हैं जैसे कि रशिया में देखिए आप विश्व के मजदूर एक हो जाओगे। कार्ल मार्क्स जिसकी बात करते हैं जर्मनी वहां बहुत गरीबी होगी। तो ये लोग समान तो व्यवहार करने के लिए आंदोलन करेंगे तो जब वो करने लगे कि भैया नहीं हमको समान चाहिए तो ही क्रांति करें। तो जब बहुत अमीर लोग हो जाएंगे ना धनिकों में तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पे कब्जा करने के लिए भी क्रांति कर लेंगे। जैसे कि आप देखिए अभी म्यांमार में हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है ना। कुछ लोगों ने आए उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया है ना। कुछ लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और अपनी सरकार बना ली। तो वही क्या हो जाती है वो भी एक तरह का क्रांति का ही रूप है ना। कुलीन लोग भी क्रांति कर लेते हैं ठीक है। राजतंत्र में अगर कोई भड़काऊ नेता आ जाता है तो वो जनता को भड़का भड़का कर अपने पक्ष में क्या कर लेता है क्रांति कर लेता है। जैसे ईरानी क्रांति हुई थी है ना। वहां खुमैनी जो नेता आ गए थे ईरान में उन्होंने क्रांति कर दी जनता को भड़का कर। इस तरीके से भी क्रांति हो जाती है ना। गुणतंत्र में कैसे क्रांति होती है? जैसे गुटतंत्र होता है ओलिगार्की तो समानता व जन असमानता के कारण क्रांति हो जाती है यहाँ पर है ना। क्रांति रोकने का सबसे अच्छा उपाय है मध्यम मार्ग है ना। मध्यम वर्ग जो होता है वो क्रांति नहीं करता है ना। मध्यम वर्ग का शासन है ना रूढ़िवादी कंजर्वेटिव शासन होता है ना। होने के नाते अरस्तु क्रांति और परिवर्तन के क्योंकि अरस्तु को युद्ध क्रांति परिवर्तन पसंद नहीं थे इसलिए उन्होंने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया है ना। जबकि कार्ल मार्क्स क्रांति का समर्थन करते थे तो अरस्तु कहते हैं कि भैया मध्यम वर्ग का शासन ला दो वो क्रांति नहीं है ना। मैकिलवेन एक स्कॉलर है वो क्या कहते हैं उनके अनुसार अरस्तु क्रांति को कानूनी क्रांति के बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। क्रांति के मामले में अरस्तु यथास्थितिवादी है। उसका क्रांति के अध्ययन का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता के उपाय खोजना है कि क्रांतियों को बढ़ावा देना। देखो मैकिलवेन स्कॉलर क्या कहते थे ना अरस्तु क्रांति के प्रति बिल्कुल या मतलब वो चाहता था भैया क्रांति होए ना। ये बार बार शासन परिवर्तन होना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है ना। तो वो क्रांति का अध्ययन उन्होंने इसलिए किया क्रांति के ऊपर वो इसलिए अपनी बातें लिख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ये चाहते हुए कि जो स्थिरता कैसी बनी रहे कारण है कि क्रांति ना हो और शासन सत्ता में परिवर्तन ना हो और अच्छा शासन हो। इसलिए वो क्रांति को इसलिए लिख रहे हैं कि क्रांति ना हो ना कि वो क्रांति के समर्थन में है ना। ये बात मैकिलवेन कह रहे हैं ना। तो क्रांति को रोकने के क्या उपाय बताते हैं हमारे अरस्तु तो देखिए शक्ति पर नियंत्रण और उसका विभाजन है ना कि जो शक्ति है एक वर्ग में नहीं। क्रांति कैसे रुक सकती है कि उन्होंने जब 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति का नियंत्रण ना हो। शक्ति बहुत सारे लोगों में होगी तो क्रांति नहीं होगी। दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि जनता में संविधान के प्रति आस्था बनाई रहे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता का संविधान से भरोसा दूर ना हो। जब संविधान से जनता का भरोसा दूर नहीं होगा तो ये क्रांति क्यों होगी? क्रांति होने के कोई चांस नहीं है ना। सम्मान व पदों का न्यायपूर्ण वितरण जब किया जाएगा सबको समान रूप से वैल्यू दी जाएगी अपनी योग्यता के अनुसार तो भी क्रांति नहीं होगी। कोई परिवर्तन राज्य में नजर आने लगे चौथा बिंदु ये तो उनको वहीं रोक दिया जाए प्रारंभ में ही खत्म कर दिया जाए तो क्रांति नहीं होगी। आर्थिक समानता कम करके हम क्रांति को कम कर सकते हो। जैसे समाज में मध्यम वर्ग को बढ़ावा दे दे क्रांति अपने आप कम हो जाएगी। तो मध्यम वर्ग के शासन को हम बढ़ाते हैं तो क्रांति अपने आप कम हो जाएगी। हम आगे चलते हैं अगले बिंदु की ओर और देखते हैं संविधानों का किस तरीके से वर्गीकरण करते हैं हमारे अरस्तु जी। तो अरस्तु शासन प्रणाली को ही संविधान कहता है कि जो विभिन्न देशों में जो अलग अलग शासन प्रणाली है मान लीजिए वही संविधान है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अरस्तु कहता है एक संविधान को हम राज्य में पदों का संगठन कह सकते हैं जिसमें उनका वितरण तय होता है। सार्वभौमिक सत्ता तय होती है तथा संगठन व इसके सदस्यों के द्वारा उद्देश्य तय होता है। अगस्तु कहते हैं भैया देखिए संविधान को हम क्या कह सकते हो राज्यों में जो पदों का संगठन है मतलब जो विभिन्न विभिन्न पदों पर जो लोग बैठे हैं जो प्रधान मतलब उस समय राजतंत्र के और जो सैनिक अधिकारी या शासक लोग जो बैठे हैं उनका वितरण तय होता है। सार्वभौमिक सत्ता होती एक सत्ता या तो फिर डेमोक्रेसी होगी या एक व्यक्ति होगा या कुलीन कुछ लोग होंगे ये इनकी सत्ता होती है इनका संगठन होता है। और राज्य कैसे काम करेगा उसके क्या ये जो पूरी व्यवस्था होती है इसको उन्होंने क्या कहती है संविधान कहती है। अरस्तु को इस वर्गीकरण के बारे में राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। और इन वर्गीकरण के जो प्रेरणा है उन्होंने वर्गीकरण कैसे किया राज्यों का तो सही दिया है ना। अरस्तु बेसिकली ये कह रहा है कि जो कोई राज्य होता है संविधान हम किसको कहेंगे तो अरस्तु कहता है भाई राज्य में जो संगठन होते हैं जो शासन करने वाला समुदाय होता है या तो राजतंत्र होगा गणतंत्र होगा अभिजात तंत्र होगा या
धनिक तीन का समूह इनमें पदों का कैसे वितरण होता है, इन सब की जानकारी, कौन सी सत्ता होगी, उसके क्या संगठन होंगे, हम कैसे शासन संचालन करेंगे, इन सबको जब हम लिखेंगे व्यवस्थित से भरेंगे तो उसको संविधान कहेंगे। रॉल पॉपर जो हमारे स्कॉलर हुए, उनके अनुसार अरस्तु सबकी सबसे अच्छी व्यवस्था को, सबसे अच्छी व्यवस्था पॉलिटी को मानता है। पॉलिटी में पुलिंग, पॉलिटी में क्या आता है, तो पॉलिटी में पुलिंग तंत्र मतलब एरिस्टोक्रेसी है ना, और संतुलित समतावाद मतलब फेडरलिज्म, लोकतांत्रिक विचार। तो सबसे अच्छी व्यवस्था जो अरस्तु मानता है, कार्ल पॉपर कहते हैं कि सबसे अच्छी व्यवस्था अरस्तु किसको मानता है, पॉलिटी। पॉलिटी देखो मिक्स्ड समिति है, किस उसमें पुलिंग तंत्र मतलब एरिस्टोटेलिस कुछ लोगों का शासन, संतुलित समतावाद मतलब संतुलित सामंतवाद, जो फ्यूडलिज्म होता है ना, जो धनिक लोग होते हैं सामंतवाद है ना, कुछ लोग हो गए सामंतवाद भी, इसमें कुछ लोकतंत्र जैसा भी, जनता की तरफ से कुछ प्रतिनिधि है, तीनों का जो मिक्स रूप होता है उसको कहा जाता है पॉलिटी है। इस प्रकार पॉलिटी सामंतवाद, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण है। पॉलिटी क्या हो गया भैया, पॉलिटी सामंतवाद प्लस सामंतवाद, कुलीन तंत्र, सामंतवाद कुलीन तंत्र प्लस लोकतंत्र का मिश्रण, लोकतंत्र इज इक्वल टू पॉलिटिक्स के मिश्रण को हमारे अरस्तु जी क्या कह रहे हैं, पॉलिटिक्स तो इनका आदर्श सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है ना। अरस्तु पॉलिटी का बचाव ना, अरस्तु को पॉलिटी का बचाव, अरस्तु पॉलिटी को क्या कहते हैं कि पॉलिटी राज्य का बचाव है, मतलब किस तरीके से राज्य में बार बार सत्ता परिवर्तन ना हो इसके लिए पॉलिटी जरूरी है, तो उसको सत्ता का बचाव का मतलब सेव स्टेट कहता है, जो गोल्डन मीन का जो सिद्धांत है, जो स्वर्णिम मध्यमान है ना, पर आधारित है। यहाँ मिश्रित संविधान है और मध्यम वर्ग का शासन, पॉलिटी में बीच का रास्ता है, बहुत सारे शासन प्रणाली सामंतवाद, फीडिंग तंत्र और लोकतंत्र से मिलकर बना है पॉलिटी। यहाँ एक बीच का शासन मिश्रित संविधान है और यहाँ मध्यम वर्ग का शासन है, नियम कानून से मुक्त लोग से शासन होगा, यही है पॉलिटी। इसको आदर्श राज्य कहते हैं हमारे अरस्तु में, है ना। तो मध्यम वर्ग का जो शासन होगा वो दो आदर्शों पर आधारित है, एक तो समानता और सहमति, मतलब सभी लोगों में समान, सब लोगों को समान माना जाएगा तो उनमें आपसी सहमति होगी। तो इस तरह से मध्यम वर्ग का शासन होगा, आपसी सहमति, समानता पर आधारित, है ना। तो हम आगे देखते हैं जो प्लेटो है, प्लेटो व अरस्तु राज्य, समाज और सरकार में भेद नहीं करते, दोनों प्लेटो हो अरस्तु ही किसी जगह राज्य क्या होगा, समाज, इनमें कोई भेद नहीं करते, एक ही मानकर चलते हैं। ये छह प्रकार के जो संविधान के वर्गीकरण है ना, उनको मानता है अरस्तु। तो मुख्यतः दो वर्गीकरण वो करता है किस आधार पर, एक करता है संख्या के आधार पर और एक शासन के आधार पर। अब देखो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो शासन का वर्गीकरण किस तरीके से किया है अरस्तु ने, तो मुख्यतः दो प्रकार है, वो इस तरीके से है ना। प्लेटो ने जहाँ कानून कानून का पालन करने और न करने वालों के आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया है, वहीं अरस्तु ने शासकों की संख्या व शासकों के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, मुख्यतः वैसे दो प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को अरस्तु मानता है। तो मुख्यतः उसने जो संविधान का वर्गीकरण किया है दो तरीके के आधार पर किया गया, एक तो किसके आधार पर किया गया, शासकों की संख्या, शासकों की संख्या है ना, और दूसरा है सामान्य रूप उद्देश्य। देखिए, एक व्यक्ति का शासन क्या होगा भैया, एक व्यक्ति का शासन होगा राजतंत्र है? इसका सामान्य रूप क्या होगा, राजतंत्र होगा, इसको सामान्य रूप में क्या कहा जाता है, मोनार्की। पर इसका विकृत रूप क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा इसका विकृत या खराब रूप होगा, क्या होगा वो, निरंकुश जिसको बोलते हैं, निरंकुश है ना, मतलब निरंकुश तंत्र जो होगा इसका भ्रष्ट रूप होगा। कुछ व्यक्तियों के शासन को कहा जाता है अभिजात तंत्र, इसको किसको जैसा होता है, इसका सबसे खराब रूप देखो, एक व्यक्ति का शासन है ना, ये सामान्य रूप में राजतंत्र होता है। इसका जब बहुत खराब रूप हो जाता है तो ये राजतंत्र किसमें किसका रूप ले लेता है कि भैया देखो भैया ये निरंकुश तंत्र या तानाशाही या जिसको कहते हैं ना, इसका रूप ले लेता है।
कुछ व्यक्तियों का शासन जो होता है वो अभिजात तंत्र एरिस्टोक्रेसी की तरह होता है। इसमें इसका खराब रूप क्या हो जाता है, इसका सामान्य रूप होता है कुछ मतलब अभिजात तंत्र अच्छा है। पर ये जो बहुत खराब हो जाता है तो भूत तंत्र मतलब कुछ लोगों का समूह बन जाता है, तो ओलिगार्की इसको बोलते हैं, ये अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं भ्रष्ट रूप है। और बहुत लोगों का शासन है, इसको प्रजातंत्र कहते हैं, पॉलिटी जिसको यहाँ पर हमारे लोग बोल रहे हैं। बहुत अलग अलग शासन है इनकी पॉलिटिक्स, और इसी का जो खराब रूप है वो है डेमोक्रेसी। गणतंत्र कहता है अरस्तु डेमोक्रेसी मतलब सबसे खराब रूप है। कोई होता होगा डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानता, पर पॉलिटिक को प्रजातंत्र बोला है तो उसको अच्छा रूप माना है। तीन शासन व्यवस्थाओं का मिश्रित रूप है क्या, पॉलिटिक। सबसे अच्छा शासन क्या होता है हमारा, पॉलिटिक होता है ना? और सबसे खराब डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी के दो गुण होते हैं, है ना? ये मानते हैं डेमोक्रेसी के दोनों गुण होते हैं डेमोक्रेसी के, सबसे अच्छा भी और सबसे खराब भी होता है, ठीक है। इसके बाद में संविधान का चक्रीय सिद्धांत देते हैं जो अरस्तु है, संविधान के एक चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं। कहीं की भी शासन प्रणाली क्या है, कभी भी स्थिर स्थिर नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो यही क्या बनता है, क्रांति का कारण बनता है। ये स्थिर नहीं होते, कोई शासन स्थिर नहीं होता, समय के हिसाब से उनमें परिवर्तन होते रहता है और वही क्रांति लाता है। तो देखो कैसे कैसे शासन के रूप में परिवर्तन होते हैं। फिर राजतंत्र होता है ना, एक सामान्य रूप है, बहुत अच्छा रूप है। तो जब इसमें कुछ कमियां आ जाती है तो किसमें बदल जाता है, निरंकुश तंत्र में बन जाता है, तो उसका भ्रष्ट रूप मतलब जब शासक जैसे हिटलर शासन कर रहा है, ठीक है, तानाशाह हो जाए, जबरदस्ती करने लगे, दूसरे समुदाय में हिंसा पैदा कर दे, उनको मारने लगे, तो क्या होगा, कुछ भी कर रहा है शासक, पागलपन ही कर रहा है। तो ये अच्छा रूप नहीं मानते इनको अरस्तु, है ना? फिर जब अगला इसका रूप बदल कर आता है अभिजात तंत्र, है ना? एक सामान्य शासन आता है। अभिजात तंत्र में क्या होता है, इसके बाद में जब क्योंकि राजतंत्र होता है इसमें कमी आती है तो ये कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाता है, जब धंधा वापस से क्रांति होती है, उसके बाद में कौन सा आता है? अभिजात तंत्र, मतलब फिर कुछ लोगों का शासन आता है, तो ये अच्छे रूप में आता है, ये कुछ समय चलता है। फिर जब इसमें कमियां आती है तो बुरा रूप कैसे लेते हैं, गुट तंत्र बन जाता है। कुछ लोगों का गुट बन जाता है, वही अपनी मनमर्जी करने लगता है ना। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, ओलिगार्की, गुट तंत्र। तो ये खराब हो जाता, तो फिर इस यहाँ क्रांति होती, फिर क्या, जब यहाँ क्रांति होती तो वापस से कुछ बहुत बहुत सारे लोगों का शासन आता है, बहुतंत्र है ना, इसको पॉलिटी बोला जाता है। बहुतंत्र ये अच्छा होता है, एक अच्छा रूप है, सब मिलकर। अब इसमें कमी आती तो फिर आती डेमोक्रेसी, बहुत भीड़ का शासन हो जाता है, अरे बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इस तरीके से चलते रहता है शासन का, है ना? जिसको शासन में परिवर्तन कहा है अरस्तु ने। देखते हैं अरस्तु के न्याय पर क्या विचार है। न्याय बहुत महत्वपूर्ण है ना? जब आप राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो न्याय एक पुस्तक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अंश है राजनीति का, है ना? तो न्याय को लेकर अब प्लेटो क्या कहते हैं और किस तरह के सॉरी अरस्तु के विचार है न्याय को लेकर, और न्याय को लेकर अरस्तु क्या कहते हैं, अब इसका अध्ययन हम बहुत तरीके से और थोड़ा सा स्पष्टता के साथ समझते हैं, है ना? करते हैं हम अरस्तु के न्याय की आखिर अरस्तु ने न्याय को लेकर क्या अपने विचार दिए हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें कही है, इनको समझते हैं। ये हम कहीं ना कहीं अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम विचार है अरस्तु का और ये है न्याय के ऊपर। देखिए अरस्तु न्याय को लेकर क्या कहते हैं, जस्टिस को लेकर इन्हें दो प्रकार के न्याय की बात करते हैं अरस्तु, है ना? सामान्य न्याय, प्लेटो वाला अंत है ना, एक सामान्य न्याय। इनने अपनी किताब लिखी थी, बुक है एथिक्स, एक अरस्तु ने अपनी किताब लिखी एथिक्स, जिसमें एक इसकी बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। तो दो प्रकार के न्याय 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 की बात करते हैं अरस्तु अपनी किताब में एथिक्स, जिसका नाम है। पहला है सामान्य न्याय। सामान्य न्याय क्या है भैया, तो ये सामान्य न्याय वही प्लेटो वाला न्याय है ना, आंतरिक न्याय। इसको पूर्ण न्याय कहते हैं, जो पूर्ण नैतिक सद्गुणों की अभिव्यक्ति है या ज्यादा व्यापक, मतलब पहले प्रकार का न्याय है सामान्य न्याय। ये क्या है, तो प्लेटो ने दिया हुआ था कि जैसा जो सभी समुदाय का भलाई करना न्याय है, मतलब वही जो जो सही है वो करना न्याय है। और ये बहुत व्यापक संकल्पना थी, हम प्लेटो के उसमें पढ़ चुके हैं न्याय में। दूसरा न्याय था विशेष न्याय, मतलब इसकी बात करते हैं विशेष न्याय क्या होता है। तो विशेष न्याय का अर्थ ये है कि जब हम सामान्य न्याय का व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो विशेष न्याय बन जाता है ना। यानी बाह्य क्रियाकलापों के उपयोग में जब हम सामान्य न्याय का उपयोग करते हैं तो सही के साथ सही, मतलब सभी के हित में जो सही है वो न्याय है, तो उसको व्यवहार में हम लाते हैं सामान्य न्याय को, तो विशेष न्याय बन जाता है ना। इस तरीके से समझते हैं।
अरस्तु ने अपनी रचना एथिक्स में, है ना, न्याय को एक न्याय के लिए एक शब्द कहता है, ये भी आप याद रखिएगा। अरस्तु न्याय को कहते हैं विकायोसिन, है ना, विकायोसिन कहते हैं न्याय को। इस शब्द का प्रयोग किया है अरस्तु ने न्याय के लिए, है ना। अरस्तु कहते हैं न्याय व कानून के बिना व्यक्ति पशु के जैसा है, न्याय व कानून के कारण ही पशुओं से सर्वोत्तम है। यह कथन, है ना, अरस्तु ने जो है प्लेटो से लिया। क्या कहता है कि न्याय और कानून के बिना व्यक्ति पशु जैसा है। देखो, है ना, न्याय और कानून के कारण ही है कि मानव पशु से श्रेष्ठ है। ये लॉ से लिया हुआ कथन है। तो ये न्याय जिस महत्वपूर्ण अ, चीज है जिसकी वजह से क्या है, मानव मानव बनता है, पशु के जैसा नहीं होता है। इस प्रकार के न्याय का वर्णन करते हैं अरस्तु, उनको देख लेते हैं। देखो, एक वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा परिशोधनात्मक न्याय, जिसको प्रतिव्यक्ति न्याय कहा जाता है। ये क्या है, जैसे देखो, इसको अनुपातिक न्याय भी कहते हैं। अनुपातिक न्याय मतलब ये होता है कि जैसे पद, संपदा, धन वितरण, जो लोग जितना योगदान दे रहा है राज्य में या समाज में, जो जितनी मेहनत, जितनी क्षमता रखता है, उसको उतना मिलना चाहिए, है ना। विधायिका द्वारा इसमें बंटवारा किया जाता है ज्यामिति के आधार, मतलब जो जितना कर रहा है, जिसमें जितनी क्षमता है। जैसे मान लीजिए अंबानी है, उनके पास उद्योग है, वो उतनी क्षमता रखता है कमाने की, वो कमा ले। तो जो जितनी क्षमता रखता है उसको उतने अनुपात में धन और सुविधाएं मिलेगी, है। इसको रेखा गणितीय न्याय कहा जाता है। ये योग्यता के आधार पर है ना। सद्गुण की शर्त होना चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं, सद्गुण के आधार पर आप योग्यता अर्जित करो, उस तरह की चीजें आपको उस अनुपात में मिल जाएगी। तो ये हो गया वितरणात्मक न्याय। दूसरा होता है सामान्य न्याय। इसमें क्या होता है, इसको समान न्याय है, इसको कहा जाता है अंक गणितीय न्याय। ये सबके लिए समान होता है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाता। इसको क्या कहते हैं, जैसे लेन देन का या अपराधों का दंड हुआ। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जब जिस आपने अपराध किया है तो एक अपराध के लिए सबको समान सजा मिलेगी। अब ऐसा नहीं होगा भैया किसी ने अलग अपराध किया है तो उस अपराध की उसको अलग सजा मिलेगी, है। तो इस अंकगणित के जैसा होता है, जिसने जो सजा की, अब किसी ने किसी के हाथ चोरी की है तो चोरी के लिए एक व्यक्ति को जो दंड मिलना चाहिए सभी को मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी तो भैया जो उसकी धारा है सभी व्यक्ति पर समान रूप से लगी, है ना। ये पीड़ित पक्ष की अ, प्रतिपूर्ति के लिए लगता है, वो सभी पे समान लगता है, मतलब पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके इसलिए सबके साथ समान न्याय किया जाता है। अब अरस्तु दोनों ही प्रकार के न्याय में, मतलब एक तो यथास्थितिवादी भी है और रूढ़िवादी भी है। देखो, फिर बीच का मार्ग लेता है। वितरणात्मक न्याय में वह आवश्यकता क्या बजाय योग्यता पर बल देता है, इसलिए रूढ़िवादी है। जबकि जो परिशोधन न्याय है, इसमें वर्तमान स्थिति में तो परिवर्तन हो रहे हैं, वर्तमान स्थिति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से न्याय की बात करता है। तो दोनों तरह के न्याय की बात करता है, और एक बीच की रास्ता कहीं ना कहीं अरस्तु हर जगह निकाल देते हैं। अब बारकर ने इसमें क्या कहा है, बारकर ने कहा है, स्कॉलर ने कमेंट किया है कि अरस्तु ने न्याय शब्द का प्रयोग साधुता के अर्थ में किया है। मतलब एक साधु जैसे प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही अरस्तु ने न्याय का प्रयोग किया। भैया कि जो जितने योग्य है उसको उतनी संपत्ति दे दो, किसी ने किसी के साथ बुरा किया तो किसी को मत छोड़ो, सबको एक जैसा दंड दे दो, है ना? इसकी बात यहाँ पर करते हैं हमारे अरस्तु की। देखिए, कहीं न कहीं हम अरस्तु को लगभग संपूर्ण रूप में पढ़ चुके हैं। अब हम कहीं न कहीं इसको खत्म करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण थिंकर, स्कॉलर हुए हैं, इन्होंने अरस्तु को लेकर अपने क्या विचार दिए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ पूछे जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको नोट करके इनको याद रखना है। देखो, ये तो अरस्तु को अपने अकादमी का मस्तिष्क कहते ही मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब बहुत तार्किक थे, सोचते थे, बहुत सक्रिय थे, इसलिए प्लेटो ने इनको अकादमी का मस्तिष्क कहा है अरस्तु को। लाइसियम नामक एक थिंकर हुए, है ना। लाइसियम जो मतलब इनकी एकेडमी है, सॉरी, लाइसियम एकेडमी है किसकी, अरस्तु की। इसमें घूमते हुए पढ़ाते थे, इसलिए इनको भ्रमणशील दार्शनिक का विद्यालय कहा जाता था। किसको, लाइसियम को, क्योंकि यहाँ अरस्तु घूमते हुए पढ़ाया करते थे उद्यान में, तो भ्रमणशील दार्शनिक का विद्यालय भी कहा जाता है। अरस्तु के अपने मित्र थे एक्सुनोक्रिटिस, इसको इन्होंने लाइसियम का कुलपति बनाया था, है ना। किसको बनाया था, एक्सुनोक्रिटिस को इन्होंने लाइसियम का कुलपति बनाया था, अरस्तु ने इनके मित्र को। इसके बाद बर्लियन बर्लिन जो हमारे थिंकर है, स्कॉलर है, इन्होंने अपनी एक लेख लिखा, हेडोस एंड द फॉक्स, मतलब 1953 में, है ना। हेडो एंड फॉक्स, इसमें क्या कहते हैं, प्लेटो को इसमें इन्होंने कांटेदार जंगली चूहा कहा, उसकी संज्ञा दी, उसकी श्रेणी में रखा। तो केवल एक बड़ी चीज जानता है, जबकि अरस्तु को लोमड़ी फॉक्स की श्रेणी में रखा है, डॉग की श्रेणी में नहीं रखा, फॉक्स लोमड़ी की श्रेणी में रखा, जो बहुत कुछ जानता है। मतलब बर्लिन ने अपनी किताब लिखी
फेरोज एंड फॉक्स 1953 में वो कहते हैं कि प्लेटो कांटेदार जंगली चूहे की तरह है ना, जो केवल एक ही चीज जानता है, जबकि लोमड़ी की तरह है कौन, अरस्तू, जो बहुत सारी चीजें जानता है, राज्य के बारे में अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। मैक्सी जो दार्शनिक हुए वे कहते हैं, मैक्सी ने प्लेटो को प्रथम यूटोपियन स्वप्नवादी कहा, वह अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा। तो प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसने कहा भैया अरस्तु को, तो ये किसने कहा, मैक्सी ने कहा। आगे कहते हैं मैक्सी के अनुसार अरस्तु यथार्थवादियों, वैज्ञानिकों, व्यवहारवादियों, उपयोगितावादियों का जनक है, जबकि प्लेटो आदर्शवादियों, कल्पनावादियों और क्रांतिकारियों का जनक है। देखो बहुत प्यारी बात मैक्सी ने कही। मैक्सी ने कहा कि प्लेटो प्रथम कल्पनालुकी था, उन्होंने बस कल्पना की, स्वप्नवादी था, जबकि अरस्तु एक वैज्ञानिक की तरह था, उसने विचार वैज्ञानिकों की तरह दिए, है ना। मैक्सी के अनुसार अगर यथार्थवादी, वैज्ञानिक, व्यवहारवादी और उपयोगितावादी का जनक अरस्तु है, तो किस तरह की उन्होंने बातें की हैं। प्लेटो आदर्शवादी, कल्पनावादी और क्रांतिकारियों का जनक है। जैसे तानाशाह जो हिटलर थे, कहीं ना कहीं वो व्यवहार और उन सबकी चीजों से निरंकुश तंत्र के जैसे थे, तो वो किससे प्रभावित थे, प्लेटो से। जबकि जो वैज्ञानिक है आज के समय के, जो आज का लुक है, वो अरस्तु से प्रभावित है ना। दांते जो एक स्कॉलर थिंकर हो, उन्होंने उसे बुद्धिमान और ज्ञानी ज्ञानियों के गुरु की संज्ञा दी। किसको, अरस्तु को। बुद्धिमान और ज्ञानियों के गुरु की संज्ञा दी है, किसने, दांते ने, अरस्तु को। मैकिलवेन एक स्कॉलर हुए अगले, उन्होंने क्या कहा, अरस्तु को क्रांति के कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन, मतलब उन्होंने मैकिलवेन ने अरस्तु की क्रांति को कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन, मतलब जिस तरह की क्रांति की बात अरस्तु ने की है, तो पूरी की पूरी संविधान की जगह, है ना, जो राजनीतिक परिवर्तन है उस पर बल देता है उसमें। शेबाइन वापस से थिंकर क्या कहते हैं, शेबाइन ने कहा, परस्तु स्वच्छंद बुद्धि का एक ऐसा रोमांच है जिसके ऊपर कानून, प्रथा, परंपरा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अरस्तु को सेबाइन ने कहा कि एक स्वतंत्र बुद्धि का ऐसा रोमांच देखने को मिलता है अरस्तु में, कि कानून, प्रथा किसी चीज से वो बंधा हुआ नहीं है, जहां जो जरूरी है वो उसका प्रयोग करता है। मतलब कहीं ना कहीं स्थिर नहीं है अरस्तु, फ्री है, जो चीज अच्छी है उसको ले लेता है, मध्यम मार्ग को लेकर चलता है। आगे सेबाइन कहते हैं, प्लेटो तथा अरस्तु के प्रतिपादन में, या प्लेटो और अरस्तु में केवल यही अंतर है, और वह एक ही अंतर है, वह भी महत्वहीन प्रतीत होता है कि प्लेटो अपने सच्चे राज्य को कानून की कहकर पुकारता है, जबकि अरस्तु उसे सामान्य हित के लिए शासित किया करता है। तो इनमें कोई, सिवाय ने कहते कोई अंतर नहीं दिखता दोनों के राज्यों में, बस एक ही अंतर दिखता है कि वो कानून प्रिय कहकर पुकारता है, प्लेटो की कानून प्रिय हो, और अरस्तु कहता है कि हाँ भैया मैंने सबके लिए बनाया है, राज्य नैतिक है और नैतिक कार्य के लिए राज्य बना है, तो ये सबके लिए है। तो हमारे जो हम्म, अरस्तु है, इसको स्वतंत्र विज्ञान मतलब सामान्य हित के लिए कहते हैं, जबकि अरस्तु उसको कानून प्रिय कहते हैं। प्लेटो कानून प्रिय कहते हैं, अरस्तु सामान्य हित के लिए कहते हैं ना। प्रोफेसर डनिंग हमारे अगले थिंकर हुए, वे क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सर्वश्रेष्ठ महत्व इस बात में है कि उसने राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। तो बहुत अच्छी बात कही है प्रोफेसर डनिंग ने, कि राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सर्वश्रेष्ठ महत्व इस बात में है कि उसने राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया, है ना। अगले केटलिन केटलिन ने क्या किया, अरस्तु सामान्य बुद्धि तथा स्वर्णिम जो स्वर्णिम मध्यम मार्ग है उसमें सर्वोच्च देवदूत है, ये केटलिन ने कहा है। बिल्कुल अरस्तु सामान्य बुद्धि और मध्यम मार्ग को लेकर चलता है। सिंक्लेयर करके एक थिंकर है, वे कहते हैं कि अरस्तु जहां वहां से आरंभ करता है जहां प्लेटो छोड़ देता है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किसने कहा, तो भैया सिंक्लेयर ने कहा है कि भैया देखो, अरस्तु वहां से प्रारंभ करता है जहां प्लेटो छोड़ देता है। फ्रेडरिक पोलक ने क्या कहा, अरस्तु राजनीति व आचार के मध्य पृथकता के सिद्धांत का प्रवर्तक है। मैक्सी वापस कहते हैं, या तो कोई राजनीति वैज्ञानिक प्लेटोवादी होगा, या मतलब जो भी राजनीतिवादी होगा या तो प्लेटो का समर्थन करेगा या अरस्तु का समर्थन करेगा। मैक्सी ने कहा, पार्कर फिर से कहते हैं, अरस्तु ने प्लेटो के द्वितीय सर्वोत्तम राज्य का अनुसरण किया, ये हम पहले ही बता चुके हैं ना। जैसे प्लूटार्क एक स्कॉलर है, वो क्या कहते हैं कि एरिस्टोटल मतलब अरस्तु कुछ समय तक सिकंदर के राजनीतिक मस्तिष्क का शिल्पी था। मतलब प्लूटार्क कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल तथ्य है कि जो अरस्तु था वो सिकंदर के राजनीतिक मस्तिष्क की तरह था, और ये बिल्कुल दिखता भी है।
तो यहाँ पर हम बढ़ सकते हैं अब एंड की तरफ। आप हमने बहुत बहुत विस्तार से अरस्तू को समझा है, सारी बिंदुओं को जाना है, कॉन्सेप्ट को समझा है, सारी चीज़ों को उदाहरणों के माध्यम से समझा है, ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अरस्तू को ऐसे पढ़ें कि आप अरस्तूमय हो जाएँ। मतलब दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेहरा क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, है ना? फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आईडी है गौरव सोनी, है ना? /3596 आप जाकर फॉलो कर सकते हैं ना? अगर आपको अच्छा लगा हो तो बस फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम आगे अगले वीडियो में, अगली क्लास के में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा पुनः बहुत-बहुत नमस्कार। जय हिंद।